नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। तैयारी करेंगे अब हम कमाई का अड्डा की भारतीय मार्केट्स के लिए। एक्सपायरी का दिन थोड़ा टफ साबित होता हुआ, आखिरी का 1.5 घंटा बाकी। देखिए सुबह वो एक ट्रेड जरूर प्ले आउट हुई, लेकिन उसके बाद वो वहीं आकर अटका, 24,850 पर मामला अटका और वहाँ से हम नीचे आए। अब लोअर लेवल पर एक और अटेम्प्ट मार्केट ले रहा है, लेकिन लग रहा है कि आज पूरी तरीके से ऑप्शन राइटर्स की ग्रिप में बाजार, दोनों पुट राइटर और कॉल राइटर, सिर्फ कॉल राइटर नहीं, इवन पुट राइटर्स दोनों की गिरफ्त में बाजार। बैंक निफ्टी खास तौर से वापस उस 55,500 के सपोर्ट को टेस्ट करता हुआ। लेकिन जो दिक्कत आपको दिखेगी आज की मार्केट में वो दिखेगी आखिरी के जो दो इंडेक्स आप देख रहे हैं। जी हाँ, मिड कैप और स्मॉल कैप। मिड कैप करीब 1.5% नीचे है इस समय और स्मॉल कैप करीब 2% नीचे। यहाँ पर आज जो गिरावट आई और वो थ्रू द डे आई, ऐसा नहीं कि बस सुबह आई और फिर मार्केट फ्लैट रहा। धीरे धीरे लगातार मिड कैप्स आज गिरे हैं और अगर आप एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो वो भी आपको कुछ इसी तरह इशारा करेगा। आज बहुत समय के बाद हमने इस तरीके का 1:6 का एडवांस डिक्लाइन देखा है। तो क्या ये मार्केट के लिए थोड़ी खतरे की घंटी है या सिर्फ एक फेक ब्रेकडाउन है मिड कैप में? इन सब पर बात करेंगे। शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ईरान इजराइल के गहराते संघर्ष से क्रूड $77 के पार, बाजार का भी बिगाड़ा मूड। मिड कैप और स्मॉल कैप में भारी बिकवाली, दोनों इंडेक्स करीब 2% टूटे। बैंक निफ्टी पर भी दबाव, हालांकि निफ्टी फ्लैट। दिग्गज रिलायंस और एचडीएफसी बैंक से मिल रहा है सहारा। सरकारी बैंकों ने आज सबसे ज्यादा बिकवाली, करीब 2% फिसला। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 3 से ज्यादा फीसदी गिरा। कैनरा बैंक, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक। मेटल शोरूम में भी कमजोरी कायम। वहीं मॉर्गन स्टैनली की कमजोर रिपोर्ट के बाद आईटी शोरूम में आज दबाव कायम। लगातार दम दिखा रहे डिफेंस शेयरों में आज तगड़ी मुनाफा वसूली। इंडेक्स करीब 2% टूटा। एचएएल, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच और बीडीएल 3% तक टूटे। रेल शेयरों में भी जोरदार बिकवाली। बाजार में चलने वाला एकमात्र सेक्टर ऑटो, लगातार दूसरे दिन आज दिखी रफ्तार। ½ % चढ़ा इंडेक्स। 1.5% के उछाल के साथ निफ्टी का टॉप गेनर बना आयशर मोटर्स। क्विक कॉमर्स और चुनिंदा एफएमसीजी शेयरों में रौनक। टाटा कंज्यूमर और इटर्नल निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। उधर आईआईएफएल की बुलिश रिपोर्ट से स्विगी में 2% की बढ़त। और कल के बिग स्टॉक साइटन में चमक बरकरार। निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। सिटी ने आज शेयर पर निकाली बुलिश रिपोर्ट, 3800 रुपए का दिया लक्ष्य। एचएसबीसी की खरीदारी की राय से बायोकॉन में भी अच्छी खरीदारी। चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे और जैसे ही हमने शो की शुरुआत की, बाय द वे सेंसेक्स ग्रीन में आया, निफ्टी भी कोशिश कर रहा है ग्रीन में आने की। देखिए एक बार जरा स्क्रीन को। लेकिन एक चीज़ तो कहनी होगी कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग डे अब तक निफ्टी ग्रीन में आया बाय द वे, क्योंकि बाजार एक रेंज में है। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, मैं निफ्टी को लेकर इतना नहीं घबरा रहा हूँ। मिड कैप और स्मॉल कैप में जो आज बड़ी गिरावटी बिरू, उसको लेकर थोड़ा सा आज घबराने वाला मामला लग रहा है। निफ्टी तो खैर एक बार फिर से ऑप्शन रेंज को प्रोटेक्ट करता हूँ। बाय द वे अब निफ्टी में मोमेंटम आ रहा है ठीक ठाक, लेकिन ना हम 24,700 तोड़ रहे हैं निफ्टी पर और ना ही 24,900। खैर एनीवे, एक पॉसिबिलिटी अभी भी मैं लेकर चल रहा हूँ कि आखिरी के घंटे में शायद वो मिरेकल मूव आए निफ्टी में, शायद आ जाए। एक और चीज़, ब्रेंट हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं उछला, लेकिन 77 के ऊपर जो निकला उसने फिर थोड़ा सा सेंटिमेंट ख़राब किया। खैर देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा रहेगा कैसे। वीरू शाह, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, 1.5 घंटा कैसे रहेगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जाहिर तौर पर दबाव गहराया आज मार्केट में, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप्स में बहुत बिकवाली का सामना कर रहा है। लेकिन निफ्टी जिस तरीके से अभी रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है, अनुज जी, क्या लग रहा है आपको? ये रिकवरी आती हुई नजर आ रही है? 24,870 के पार निकलेगा निफ्टी या फिर अभी चांसेस कम नजर आ रहे हैं? और ऐसे मूड माहौल में अब क्या हिदायत ट्रेडर्स को, कौन से लेवल्स अब इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको? देखिए सुबह मैंने एक व्यू लिया था, मैं इंटैक्ट हूँ उस पर। गलत हैं तो गलत हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि थ्रू द डे जो डिक्लाइंस आएगी उसमें आप ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस एक्यूमुलेट करिए और होप करिए कि वो शॉर्ट कवरिंग टुवर्ड्स द एंड आ जाए। और पता नहीं अब वो आएगी या नहीं आएगी, लेकिन शायद देखिए हम अभी भी ना एक रेंज में ही हैं। अगर आप निफ्टी को देखें मोर और लेस, एक ओवरऑल अभी भी निफ्टी की जो है वो एक रेंज है।
24 हाँ, मिड कैप की गिरावट आज थोड़ी सी मुझे खली है, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा मिड कैप जिस तरीके से गिरे आज वो थोड़ा मुझे परेशान कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन आज बहुत ही ख़राब है ख़ास तौर से, लेकिन सिर्फ एक दिन से ट्रेंड नहीं बदलेगा। मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत मजबूती थी, उससे ट्रेंड बदलेगा नहीं। डिफेंस शेयरों में भारी मुनाफा वसूली हुई, उस पर हम थोड़ी देर में दोबारा बात करेंगे। और ट्रेडर्स को शायद अब ये डर लग रहा है कि ये ईरान अमेरिका वॉर जो है कहीं ये एस्केलेट ना हो जाए। खैर एक और चीज़ देखेंगे आज का एफआई का एक्शन कैसे रहता है, उस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। निफ्टी की बात करते हैं, 24,700 से 24,850 की एक बेसिक रेंज है। हमने दोनों लेवल्स डिफेंड किए। सुबह पहले एक बाइंग आई, फिर सेलिंग आई, दो ट्रेड प्ले आउट हुई। 24,550 से 25,050 की बड़ी रेंज है। जैसा मैंने कहा, सुबह एक लॉन्ग ट्रेड दी मार्केट ने, उसके बाद एक शॉर्ट ट्रेड दी मार्केट ने। अब पता नहीं एक और वापस लॉन्ग ट्रेड प्ले आउट हो रही है या नहीं हो रही है। हो सकता है एक आखिरी ट्रेड अभी बाकी हो, जैसा मैं एक व्यू लेके चल रहा था। लेकिन ये इंडेक्स जो है ना, ये सिर्फ कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए, जो लॉस लेना जानते हैं और जिनको पता है कि हाँ मैं आज ट्रेड लूँगा तो लॉस हो सकता है, ये उन लोगों के लिए है निफ्टी जो है अप्रोच मेरी। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी अभी भी एक रेंज है यहाँ पर 55,500 से लेके 56,000 की एक रेंज है। देखिए उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं हम। आज का लो 55,500 से थोड़ा ऊपर, आज का हाई 56,000 से थोड़ा नीचे। बस मतलब जितना 55,000 के ऊपर उतना ही 56,000 के नीचे, बस उतना ही एक रेंज है। उस रेंज को बैंक निफ्टी ने कल भी रिस्पेक्ट करा था, आज भी रिस्पेक्ट करा है। लेकिन देखते हैं आखिरी के एक घंटे में कोई कमाल होता है या नहीं होता है। वीरू को जोड़ते हैं शो में और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर नजर डालते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज और श्रेया, एक बार फिर से आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं। सेलिब्रेट करते हैं, अभी तो बहुत दिन, इस दिन का एक बड़ा अंश बाकी है। अनुज, कुछ पार्टी वार्टी हुई कि नहीं हुई? ये सूखा वर्मा जी की तरह? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। होपफुली वीकेंड पे शायद होगी। हाँ वीकेंड पे होगी, श्रेया ने प्रॉमिस किया वीकेंड पे होगी। हाँ लेकिन केक जरूर काटा और मतलब यहाँ पर और काफ़ी इंटरेस्टिंग अच्छे मतलब 3 केक कटे यहाँ पर और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, स्पेशली जो श्रेया ने केक मंगाया था। तो श्रेया, उसके लिए थैंक यू सो मच एंड हैप्पी बर्थडे। वर्मा जी को मैं लपेटूंगा, आप चिंता मत कीजिए। जब भी मुंबई आऊँगा तो उनको मैं लपेटूंगा। मेरा भी ड्यू है, आप बॉम्बे आओ, मुंबई आओ इनफैक्ट, और फिर आपको पार्टी। एनीवे, सेलिब्रेट योर डे। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से जन्मदिन की शुभकामनाएं आपको। अब आते हैं, काम करते हैं आज स्टॉक्स पे कंप्लीटली। इट्स आई थिंक ऑटो अनुज जो सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दिखा रहा है। देखिए आयशर मोटर्स आपकी स्क्रीन पे लगभग 22 अगस्त से चली आ रही स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को बाइसेक्ट करता हुआ विद स्ट्रॉन्ग ओएडिशन 5497 और अब ये 5600 के कॉल राइटर्स को ट्रैप करने की कोशिश करता हुआ क्लियरली साइंस ऑफ शॉर्ट कवरिंग इन ऑटो इमर्ज होते हुए। तो आयशर मोटर्स पहला वो स्टॉक जिसको मैं रखूंगा यहाँ पे स्क्रीन पे। दूसरा है रेंज ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन में, एंड दैट्स भारती। मेरे ख्याल से आज सुबह ये स्पॉटलाइट में भी शामिल था या फिर बिग स्टॉक्स में। डॉक्टर साहब मेरे को बताइएगा, स्पॉटलाइट में था मेरे ख्याल से। बट यस, ये अब एक रेंज ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है और इसके हायर स्ट्राइक्स की कॉल्स पे थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग विजिबल थी। अभी के स्टैट्स मेरे को नहीं मालूम, लेकिन डेटा में फ्यूचर्स पे तो कंप्लीटली शॉर्ट कवरिंग है। OI शेड स्टॉक एट डे हाई ऑलमोस्ट। एक ये हो गया और एक डॉक्टर एडीज लेके आऊँगा अगेंस्ट ऑल ऑड्स। कल खबरें काफ़ी नेगेटिव थी, लेकिन आज एक 20 डे से रिवर्सल जनरेट कर रहा है। तो रिवर्सल अगर आप लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो जस्ट इस पर नज़र रखिएगा डॉक्टर एडीज। लेकिन अनुज, वो एक प्रश्न आप और मैं जिस पर कल हम बात भी कर रहे थे कि अगर ये वॉर US इंडल्ज होता है कि नहीं होता है, फिर इस वॉर का पैमाना कितना बढ़ जाएगा, ये शायद हमको काफ़ी तक स्केप्टिकल नोट पे रखे। अब आप ये भी देखिए अनुज, FIs की कैश में सेलिंग नहीं है, इंडेक्स को फर्दर शॉर्ट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी बाजार वहीं का वहीं है। तो आपके पास हाइडिंग प्लेस है क्या इस वक्त? बहुत अच्छा सवाल है वीरू आपका। और मेरे ख्याल से देखिए इस मार्केट में एक चीज़ जो क्लियर है कि ये एक कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट है। कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट में पैसा बनाना बहुत मुश्किल होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप हाइडिंग प्लेस ढूंढें ही। देखिए पिछले कुछ दिनों से हाइडिंग प्लेस क्या थी? IT। आज IT में गिरावट आ गई। क्यों? क्योंकि वो कल US फेड से जो मूव आया वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग आ गया। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये अभी भी एक स्पेस है जहाँ लोअर लेवल पर बाइंग आएगी। कुछ स्टॉक्स में तो ऑलरेडी आ भी चुकी है लोअर लेवल से। तो ये एक मुझे लग रहा है हाइडिंग स्पेस हो सकती है। उसके अलावा और क्या हाइडिंग स्पेस होंगी, फ्रैंकली कहना बहुत टफ है। क्योंकि जिस तरीके से आज मिड कैप और स्मॉल कैप गिरे हैं इतनी बड़ी रैली के बाद, थोड़ा देखना होगा ये अगले 2-3 दिन कि ये ट्रेंड में तो नहीं बदल रहा है।
वैसे मैं ये मानता हूँ कि ये मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी स्ट्रेंथ है, और अगर निफ्टी इस रेंज को बचा लेगा 24,700 750 को बचा लेगा, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में भी मोमेंटम लौटेगा। इन दैट केस आपकी थीम्स वही होंगी जो अब तक चलती आई थी। मिड कैप और स्मॉल कैप में जहाँ मोमेंटम चल रहा था अब तक, जहाँ आउट परफॉर्मेंस चल रही थी अब तक, मुझे लग रहा है उन्हीं पॉकेट्स को आपको बैक करना होगा। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि आप जिद पे बैठे कि मुझे मार्केट में पैसा बनाना ही बनाना है। कुछ समय होते हैं जिसमें अगर आप चाहें तो मार्केट से दूर रहें, ये शायद उनमें से एक फेज़ हो सकता है। तो नहीं भी पार्टिसिपेट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मीनवाइल निफ्टी अब 24,850 वापस क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं इस बार इस अटेम्प्ट में सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है। और आज का हाई था 24,863, ये क्रॉस करेगा या नहीं करेगा। श्रेया, आज के ट्रेंडिंग काउंटर्स और कार्यक्रम का क्रम। ट्रेंडिंग काउंटर्स समझेंगे और कार्यक्रम का क्रम भी लेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल ये, हालांकि आप डिस्कस भी कर रहे थे, आपको ज़्यादा दिक्कत आज मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस से हो रही है, जिस तरीके से बिकवाली वहाँ पे भारी हुई। स्पेशली आप डिफेंस स्टॉक्स देखें, मुनाफा वसूली का शिकार वो भी हुआ है। हैल, मसगौडा, कोचिन शिपयार्ड, अभी भी मुनाफा वसूली। अब राय यहाँ पर ये कि क्या मिड कैप में फिर से रौनक लौटेगी, और स्पेशली डिफेंस स्टॉक्स में क्या स्टीम बचा है? ये गिरावट को एक खरीदारी का मौका समझे या फिर हट जाए अभी? देखिए, मेरे ख्याल से जरूरी नहीं कि आप हर गिरावट खरीदें, लेकिन ये एक स्पेस है जहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा आप डिप्स पे ऐड करें, क्योंकि इस स्पेस में मुझे लग रहा है अभी भी काफ़ी मोमेंटम है। अगर आपका नज़रिया ये है कि आगे और जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ने ही वाली हैं, और डिफेंस के लिए देखिए खबरें अब अच्छी आती रहेंगी बीच बीच में। आज जैसे सुबह वो फाइटर जेट्स को लेकर खबर आ गई, वो 5th जनरेशन वाली, तो ऐसी खबरें आती रहेंगी। तो ये एक स्पेस है जो मैं कह रहा था ना कि अगर मार्केट में मोमेंटम लौटा और अगर जैसे एक दिन की गिरावट निकली, तो इन्हीं स्टॉक्स में वापस शायद मोमेंटम लौटता हुआ नजर आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में। ठीक है, अब ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेते हैं, और जिस तरीके से निफ्टी ने थोड़ी रिकवरी दिखाने की कोशिश की है, तो तेज़ी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ शुरुआत हो गई। कहाँ पे आज मोमेंटम थोड़ा इंटैक्ट था, खरीदारी होती हुई नजर आई है। टाटा कंज्यूमर, एफएमसीजी, पैक से चुनिंदा स्टॉक्स में आज तेज़ी देखने को मिली, यहाँ पे 2% के करीब उछाल। आयशर मोटर्स ऑटो स्पेस एक ऐसा है, पूरे सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप देखें तो वहाँ पे हरियाली कायम है, 2% यहाँ पर भी बढ़ोतरी। महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.5% से ज़्यादा चढ़ गया। डॉक्टर रेड्डीज, चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स में भी खरीदारी होती हुई नजर आई। कोटक महिंद्रा बैंक 0.25%। बायोकॉन आज टॉप गेनर्स में शामिल 2% की तेजी के साथ। अपोलो हॉस्पिटल 1% से ज़्यादा उछला, और एल&टी में भी 1% की रौनक आते हुई नजर आई। लेकिन जहां पे बिकवाली ज़्यादा हुई, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स देखेंगे आपको। अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेज 2.5% टूटा। अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेज 1.5% से ज़्यादा टूट कर रहा कारोबार। बजाज फाइनेंस भी 1.5% की यहाँ पे गिरावट, और कोल इंडिया पे भी डेंट पड़ा 1.5%। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहाँ पे बिकवाली हावी। IT स्पेस अगेन, साइंट देखिए 4.5% से ज़्यादा गिरा। टीटागढ़ रेल सिस्टम 3.25% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ। अडानी टोटल गैस अगेन 4% की यहाँ पे कमजोरी, और वरुण बेवरेजेस भी 3% से ज़्यादा लुढ़क कर रहा है कारोबार। चलिए अब आगे बढ़ते हो और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे जेएम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता, टेक्निकल कॉल्स के जरिए आपकी कमाई कराएंगे प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, शिल्पा राउत, प्रशांत सावंत, सहज अग्रवाल और सोमिल मेहता। 2:20 पर ईरान इजराइल टेंशन पर अपडेट लेकर आएंगे होर्मुज़ फताकिया। साथ ही मनीषा गुप्ता बताएंगे आपको क्रूड में फिर से तेजी क्यों है। 2:25 पर मिताली जैन डिफेंस पर इरका की खास रिपोर्ट लेकर आएंगी। 2:30 बजे IT सेक्टर पर मॉर्गन स्टैनली की ब्रोकरेज रिपोर्ट लेकर आएंगी यतिन मोता। और 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ होंगे कैपिटल माइंड के फाउंडर और CEO दीपक शनॉय। 3:05 पर यतिन बताएंगे डीलिंग रूम पे किन शेयरों पर फोकस है। 3:10 पर अनुज से लेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी, और 3:15 पे लेंगे BTST ST BT कॉल्स। चलिए, पैनल तैयार है हमारा और उनके पास चला जाए ट्रेड लेने के लिए। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर, बताइए क्या रहेगा इस समय का ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू यू। आई थिंक इस समय का ट्रेड रहेगा M&M। यहाँ पर एक अपमूव नजर आता है। ट्रेड करें 3093 पर, स्टॉप लगाना चाहिए 3075। नियर टर्म टारगेट 3125। पॉसिबली एक स्पिल ओवर ट्रेड ही बन सकता है, लेकिन ध्यान देना चाहिए M&M पर लॉन्ग सेल। M&M लॉन्ग आपका 3093 पे, वाकई बहुत ही बेहतरीन प्लेसमेंट है इस स्टॉक की। 52 रुपये ऊपर। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून। मेरा अभी के लिए लॉन्ग रहेगा आयशर मोटर्स में। आयशर मोटर्स पिछले 3 दिन से कंटिन्यूस रेजिलेंस दिखा रहा है और यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट हो रहा है। तो जैसे 5500 के ऊपर ये सस्टेन करेगा, इसमें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 5600 से 5650। तो आप अभी भी बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिए 5470 का एंड स्टे लॉन्ग इन आयशर मोटर्स।
आयशर मोटर्स में खरीदारी की राय शिल्पा जी की तरफ से आती हुई, तो अभी तक 2 स्टॉक्स जो आए जहां पे खरीदारी की राय बनती हुई आ रही है वो ऑटो स्पेस से ही है। मानस जी, गुड आफ्टरनून। आप बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं आज के लिए? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया। हाँ, तो देखिए, टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक करेक्ट हुआ था, 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके आज रिकवरी देखने को मिल रही है। 100 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। आई थिंक टाटा कंज्यूमर में करंट लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। 1074 का आपको स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है और 1110 के टारगेट सेट करने हैं टाटा कंज्यूमर में। यहाँ पर एक ऑप्शन ट्रेड भी लिया जा सकता है, टाटा कंज्यूमर का 1100 वाला कॉल ऑप्शन, जो मेरे ख्याल से 8 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 4 रुपए के नीचे लगाना है, लेकिन इस ऑप्शन में 20 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। ओके, टाटा कंज्यूमर। चलिए अब प्रशांत जी के पास चला जाए। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड? जी, अनुज जी, वीरू जी, श्रेया, गुड आफ्टरनून द पैनल। यहाँ पे अनुज जी मेरी राय है कि निफ्टी आईटी जो है इसने 200 दिनों के एवरेज पे डिप लिया और मैं अगले 3 दिनों में यहाँ एक अच्छी अपमूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मे बी लीडिंग द इंडेक्स। तो यहाँ पे इस सेक्टर पे ध्यान रखते हुए मैं विप्रो पे लॉन्ग रेकमेंड करूंगा। करीबन 264-65 के बीच ट्रेड कर रहा है। 258 258 स्पॉट स्टॉप लॉस रखने की सलाह होगी। यहाँ से 280 285 ये टारगेट्स में ट्रैक कर रहा हूँ। ओके, विप्रो 264 पे, आई मीन सिंगल आईटी काउंटर क्लियरली अगर आप देखें तो आज एक विनर बन के निकला है आईटी में। अब चलते हैं सौमिल जी के पास। सौमिल, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मेरा ट्रेड हुआ कोटक बैंक पे। कोटक बैंक में कंसोलिडेशन हो रहा है और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटेगा। 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है और स्टॉप लॉस रहेगा 2100 और ऊपर में टारगेट होगा 2280। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे आज मोमेंटम है, करीब 0.25% की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। आशीष जी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष जी, गुड आफ्टरनून। आप बताइए, जिस तरीके से निफ्टी ने थोड़ी रिकवरी दिखाने की कोशिश की है और ऐसा मूड माहौल है मार्केट में, आप किस पे बेट लगा रहे हैं? गुड आफ्टरनून श्रेया, सबसे पहले आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया। जहाँ तक कि मार्केट्स का सवाल है, मैं थोड़ा सा जिस तरह से मार्केट के अंदर में एक अनसर्टेनिटी बनी हुई, उस समय पे हमें लगता है कि एक डिफेंसिव और एक क्वालिटी सेक्टर के हम अंदर जाना चाहेंगे और वो होगा प्राइवेट बैंक्स में भी खासतौर पे एचडीएफसी बैंक हमें काफ़ी पसंद आ रहा है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के अंदर में अगर से हम देखें तो ये एक बहुत ही लंबे समय से स्टॉक एक अंडर परफॉर्मेंस कर रहा था, बट अब पिछले 3 से 4 महीने हो गए जहां पर पे एक अच्छी स्ट्रेंथ एचडीएफसी बैंक में देखने को नजर आ रही है, जो क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग रिलेटिव स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। वैल्यूएशन के पैरामीटर पे हम देखें तो ये बैंक आज हमें 2 टाइम्स प्राइस टू बुक पे फॉरवर्ड बेसिस पे मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही रीजनेबल डिस्काउंट पे एज कम्पेयर टू इट्स 3 ईयर और 5 ईयर के एवरेजेस के सामने। तो हमें वैल्यूएशन कंफर्ट काफ़ी अच्छी नजर आती है। अगर से आप देखें पूरे प्राइवेट बैंक में तो करीब करीब 37% टोटल एडवांसेस का मार्केट शेयर जो है वो एचडीएफसी बैंक के पास में, तो क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट पोजीशन एचडीएफसी बैंक आज भी अपनी मेंटेन रखता है। और हमें लगता है कि जिस तरह से एक जो सीआरआर कट आया, साथ ही साथ हमने देखा कि रेपो के अंदर में एक अच्छा हमने ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट का कट पिछले कुछ दिनों में देखा और अभी रिसेंटली 50 बेसिस पॉइंट का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक रेट कट हमें देखने को नजर आया, तो उसका भी बेनिफिट अगले क्वार्टर से आप देखेंगे इन बैंक्स को मिलना शुरू हो जाएगा। मे भी शायद एक क्वार्टर हो सकता है कि निम्स में थोड़ा प्रेशर देखने को मिले, बट इवेंचुअली ये जो रेट कट है ओवरऑल लैंडिंग एनवायरनमेंट को काफ़ी इंप्रूव करेगा और 14 से 15% की एक सिस्टमिक लोन ग्रोथ हमें देखने को नजर आएगी। तो उसका क्लियर बेनिफिट मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज बैंक को देखने को मिल सकता है। टेक्निकली आप देखेंगे तो स्टॉक कंसिस्टेंटली अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रेस्पेक्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं मेरा मानना है 1900 रुपए पे एक शॉर्ट टर्म बेस ये स्टॉक बना चुका है, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लगती है। ये बेस अगर से स्टॉक मेंटेन रखता है तो मैं समझता हूँ 2100 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, 2100 रुपये तक का मूव एचडीएफसी बैंक में 1941 पे ट्रेड करता हुआ। आई मीन अभी भी अगर आप याद रखिएगा अपने करियर की हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री, और जब हम 21,000 पे थे तब भी आशीष ने ये बात कही थी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं ना, वो एचडीएफसी बैंक पे विजिबल है। स्टे लॉन्ग विद एचडीएफसी बैंक, और तब से लेके अब तक पैसा काफ़ी बना भी। पर आशीष, आई मीन ये तो देखिए आइसोलेशन में आपकी कॉल हो गई, ये पिछले 2 दिन से जो ऑटो में मूव आ रहा है, इट्स जस्ट शॉर्ट लिव शॉर्ट कवरिंग मूव, या फिर आपको वाकई कुछ इसमें मतलब स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, कुछ पॉइंट है जिसके चलते ये स्ट्रेंथ आई है? और आपका फेवरेट अगर, या फिर जैसे कहते हैं रीजनेबली प्राइस्ड कोई स्टॉक अगर आपको ऑटो में नज़र आ रहा है तो वो क्या है?
तो देखिए मेरे हिसाब से जो वीरेंद्र आप देख रहे हैं कि एक अच्छा मूव पूरे ऑटो में देखने को मिल रहा है। उसका सबसे पहला कारण है, मुझे लगता है कि जो अर्ली मॉनसून्स आए हैं, एक रूरल इकोनॉमी के अंदर में एक अच्छा पिकअप हमें देखने को नज़र आ सकता है और उसका बेनिफिट कहीं न कहीं ऑटो कंपनीज़ को देखने को नज़र आएगा। हालाँकि हम देख रहे हैं कि क्रूड प्राइसेज़ में एक बढ़ोतरी हो रही है, बट उसके बावजूद भी एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ हमें ऑटो में नज़र आ रही है। उसका सबसे जो मुझे रीज़न लग रहा है वो ये है कि यहाँ पे रूरल इकोनॉमी में एक अच्छा पिकअप आएगा और क्योंकि पिछले क्वार्टर्स जैसे नंबर कोई बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं थे, तो वो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1 से 2 क्वार्टर में काफ़ी अच्छे नंबर आपको ऑटो के अंदर में देखने को नज़र आएँगे। ख़ास तौर पर पे स्टॉक जैसे कि महिंद्रा जो कि एक तो प्रॉपर एक ट्रैक्टर का भी प्ले हो जाता है और साथ ही साथ रूरल इकोनॉमी का भी एक बहुत बेहतरीन प्ले है। तो हमारी टॉप पिक पूरे अगर से हम 4 व्हीलर स्पेस की बात करें तो जहाँ पर हमें लगता है महिंद्रा हमारी टॉप पिक होगी और स्टॉक आप देखेंगे कंसिस्टेंटली अपने 50 डे 200 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो क्लियरली एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो मैं समझता हूँ 3300-3400 रुपए तक की ट्रेजेक्टरी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में शायद महिंद्रा के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। जी मैंने आपका ये फेवरेट स्टॉक रहा है पहले से ही। खैर चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्टॉक से इंडेक्स से निकल के कुछ देर के लिए बाहर आते हैं। जरा ग्लोबल मार्केट्स का सेटअप, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो हैं वो और कितनी, अगर आप देखें अब क्रिटिकल हो गई हैं। बात करते हैं हॉर्मोज से। हॉर्मोज मैं इनफैक्ट बैठ के न्यूज़ रूम में यही देख रहा था, अब हर वायर पे आप हर आई थिंक चैनल पे देखिए, जो ईरान के और दोनों आई मीन इसराइल के जो हमले थे एक दूसरे की तरफ वो काफ़ी तीव्र हो गए हैं। हॉस्पिटल्स को अगर आप देखें स्ट्राइक किया गया है। अभी स्थिति क्या है और यक्ष प्रश्न यही बना हुआ है, यूएस का इंटरफेरेंस क्या सीधे तौर पे होगा कि नहीं होगा। अभी ज़मीनी हकीकत क्या है हॉर्मोज? ज़मीनी हकीकत अच्छी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब अगर हम सोच रहे थे कि हालात सुधार के तरफ जा रहे हैं, ऐसा तो हुआ नहीं है, क्योंकि हालात जो है वो सिर्फ बिगड़े हैं। पहले सिर्फ परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा था, अब जाकर के सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। तो बात जो है वो बद से बदतर हुई है ऑन ग्राउंड, और यही कुछ 10 बड़े अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। और ईरान ने पहले ही और आज भी ये चेतावनी जारी की है कि अगर यूएस ने इस मामले में हस्तक्षेप अगर किया तो उनके पास सभी विकल्प जो है वो ऑन द टेबल है, खुले हैं जवाब देने के लिए, और वो इसका जवाब ज़रूर देंगे। और कल ही शाम को ईरान के जो सर्वोच्च नेता है अली खामेनेई, उन्होंने कहा था कि ईरान एक ऐसा देश नहीं है जो आत्मसमर्पण करेगा, और यूएस को अगर वो हस्तक्षेप करे तो उससे उसकी कीमत चुकानी होगी। आज जाकर के जो है एएफपी के हवाले से ये खबर आई है कि जेरूसलम और तेल अवीव में जो एएफपी के रिपोर्टर्स हैं उन्होंने सबसे बड़े और तेज़ विस्फोट सुने हैं। जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई है तब जाकर के ये सबसे बड़े उन्होंने विस्फोट सुने हैं। वहाँ पर अगर जो हुआ है वो तेल अवीव के स्टॉक एक्सचेंज को निशाना बनाया गया है। ये अल जजीरा के हवाले से ये खबर आई है। और ईरानी मिसाइल्स ने इजराइल के एक अस्पताल को भी निशाना बनाया है सोरोका में। वहाँ जाकर के जो मरीज और स्टाफ जो था वो पहले से ही शेल्टर्स में थे, मगर इसके इम्पैक्ट की वजह से उनको चोटें लगी है। ये इजराइल की तरफ से बयान आधिकारिक तौर पर आया है। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये जवाब दिया है कि ईरान को जो नागरिकों पर यह हमला हुआ है उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कहा है। और साथ ही साथ ये भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ये बयान आया है कि ईरान के जो अरक स्थित जो उनका हैवी वाटर रिएक्टर है उसे निशाना बनाया गया है। ये हैवी वाटर रिएक्टर उनके यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए एक बहुत क्रिटिकल जो है प्लांट है और परमाणु हथियार बनाने के लिए काफ़ी अहम है, जिसकी कारण यूएस, यूरोपियन यूनियन और सभी ने इसके ऊपर पहले से ही चिंता जताई है कि ये जो है ईरान को परमाणु हथियारों की तरफ ले जा सकता है ये रिएक्टर। अब आगे चल के अब तक जो इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी है वो है डोनाल्ड ट्रंप। अब तक उन्होंने अपने पत्ते खोले नहीं है। कल भी उन्होंने कहा था कि मैं हमला कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। अब तक कोई उनकी तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है। और आखिर में रूस ने भी अब यह चेतावनी दी है कि अगर यूएस ने जो है हस्तक्षेप किया, बात और बिगड़ी तो दुनिया जो है एक परमाणु आपदा से केवल मिलीमीटर्स दूर है। तो स्थिति किसी भी तरह से सुधरने के हालात तो नजर नहीं आ रहे। आज तो यूएस के बाजार बंद है, लेकिन अगर आज रात तक ये स्थिति और बिगड़ी तो इसका खामियाजा बाजार को भी भुगतना पड़ सकता है। शुक्रिया हॉर्मज। और देखिए, आप तो भारतीय बाजार भुगत ही रहा है इसका नतीजा। वॉर और भड़क रही है, बात बिगड़ती हुई जा रही है, और आप देखिए क्रूड भी उबल रहा है। लेकिन सवाल ये कि इसकी तेज़ी और कहाँ तक बढ़ सकती है, क्या आशंकाएं, ये समझते हैं मनीषा जी से। बताइए मनीषा जी, क्रूड चरम सीमा पे अब क्या होगा?
वेल एब्सोल्युटली काफ़ी सारी मूवमेंट्स यहाँ पर हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बर्थडे की बहुत बहुत बधाई। बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक क्रूड की बात है, वेल ऑफ कोर्स एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं कि जहाँ पर क्रूड अभी खड़ा है जो कि $76-77 के आसपास है, हम $10 का वॉर प्रीमियम इसमें ऑलरेडी लेकर चल रहे हैं। अगर आज ये ईरान इजराइल की वॉर नहीं हो रही होती, जो कि आज 7वें दिन में बीत चुकी है, तो हम शायद कच्चे तेल को 65-67 के लेवल्स पे देखते। तो काफ़ी हद तक ये ऑलरेडी वेक्ड इन है, और अगर यहाँ से स्थिति और ख़राब होती है तो कच्चा तेल 80-85 तक भी जा सकता है, ऐसा जानकारों का कहना है। ऑफ कोर्स किस तरह का यहाँ पर एस्केलेशन होता है उसके बाद प्राइसेस जा सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों का ये भी मानना है कि अगर यहाँ पर डी एस्केलेशन होता है किसी भी चीज़ को लेकर तो प्राइसेस 60 और 55 तक भी नीचे में जा सकते हैं। तो क्लियरली दोनों ही तरफ यहाँ पर मार्केट्स खुले हैं, काफ़ी सारे इफ्स एंड बट्स यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। जो आज का सपोर्ट है, और जैसे हॉर्मज आपको बता रहे थे कि सपोर्ट इस वजह से है क्योंकि अब हम उनकी फैसिलिटीज से हटकर हॉस्पिटल, एक्सचेंजेस और इन जगह पे आने लगे हैं। जहां तक कच्चे तेल की बात है, वेल हमने देखा है कि इजराइल में जो बसन ऑयल रिफाइनरी है वहां पर इसे सस्पेंड किया गया है क्योंकि ईरान की मिसाइल वहां पर आई है। जहां तक ईरान की बात है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेचुरल गैस का जो फील्ड है वो पार्शली यहां पर बंद किया गया है क्योंकि इसराइल की मिसाइल वहां पर आई है। तो कुछ बहुत ऑयल फैसिलिटीज पर हमने इंपैक्ट आता हुआ देखा है, और यही रीजन है कि कच्चे तेल के प्राइसेस एट दिस पॉइंट इन टाइम पॉजिटिव काम कर रहे हैं। जो दूसरी बड़ी चीज़ है वो ऑफकोर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां से 18 से 20 मिलियन बैरल पर डे का तेल गुजरता है। एज ऑफ नाउ जिस तरह की मैरिटाइम एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं वो कहती हैं कि 100 से 125 शिप्स यहां से रोजाना गुजर रही हैं, यानी कि अभी तक यहां पर कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन शिपिंग एजेंसीज ने शिप्स को कहा है कि वो ओमान की तरफ से जाएं, ईरान की तरफ से ना जाएं। तो इस तरह की हमने कॉन्वर्सेशंस यहां पर भी आते हुए देखी हैं। और आपको बता दें, जिस तरह के फ्रेट चार्जेस फिलहाल हैं, पिछले हफ्ते तक $20,000 पर थे, इस हफ्ते $50,000 हो गए हैं, यानी कि एक रन अप हमने यहाँ पर भी आता हुआ देखा है। तो प्रीमियम अक्रॉस सर्विसेज, एलाइज और कच्चे तेल में यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है। अच्छा मनीषा जी, एक बात पूछूं, मैं थोड़ा ट्रेड्स अपडेट ले रहा हूँ आपसे। यहाँ पर इस लेवल पे भी काफ़ी बाइंग है क्रूड पे, या फिर कुछ स्पेकुलेटर्स शॉर्ट भी ले रहे हैं यहाँ पर? मतलब पोजिशनिंग कैसी है इस वक्त, जो ओआईज हैं वो कैसे हैं इस वक्त? ओवाइज ऑन द हायर साइड है वीरू, और जी नहीं, कोई शॉट्स यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। जो हमने मैक्सिमम ऑप्शंस ट्रेड आता हुआ देखा है वो अगस्त $80 बैरल का है। यहाँ पर कुछ ट्रेड्स 95 इवन 100 तक भी ले गए हैं। ऑफ कोर्स 100 पे कोई बहुत बड़ी यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, लेकिन 55-65 पे कम ट्रेड्स हैं, और 85-90 इस तरफ ज़्यादा ट्रेड्स फिलहाल बनते हुए नजर आए हैं। तो शॉर्ट कोई नहीं जा रहा, लॉन्ग पोजिशंस हैं या होल्डिंग पोजिशंस हैं। शॉर्ट पोजीशंस बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस इस पर जानने की कोशिश कर रहा था कि एग्जैक्टली क्या है, जो वर्टिकल राइज के बाद क्या शॉर्टिंग हो रही है कि नो, नॉट एग्जैक्टली। तो एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है, और स्ट्राइक्स जो मनीषा जी ने कही कि 95 इवन 100 तक का, 85 तक। शुक्रिया मनीषा जी इस पूरी चर्चा का आपके लिए, आपका, और हॉर्मोज आपके बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्रूड के लिए अभी भी अगर आप देखें जो हालात हैं वो ऊपर की बने हुए हैं, एंड नियरेस्ट आई थिंक जोन 80-85 जैसे कि मनीषा जी बता रही थी। मीनवाइल आशीष, क्रूड मतलब इस घटना से पहले काफ़ी समय तक 60-65 की ट्रेजेक्टरी में रहा, हम सब काफ़ी कंफर्टेबल हो गए थे क्रूड को लेकर। ऐसे में जो हमारी पोजीशनिंग थी ओएमसीज पर, अपस्ट्रीम कंपनियों पर, उसको क्या हमें थोड़ा सा मनूवर करना चाहिए? अभी अगर ये वॉर कुछ दिन और चली, 80-85 के जोन में आप टिक गए, तो उसका इम्पैक्ट भी नज़र आएगा आपको आने वाली अर्निंग्स पर भी। आप कैसे मतलब अपने आप को अलाइन कर रहे हैं इस वक्त ओएमसीज पे, अपस्ट्रीम कंपनियों पे, या फिर क्रूड डेरिवेटिव यूटिलाइज करने वाली कंपनियों पे, लाइक पिडिलाइट, लाइक एशियन पेंट्स? आशीष? बिल्कुल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि दो डेटा पॉइंट है वीरेंद्र। एक तो सबसे मेन बात की, अगर से आप ईरान का प्रोडक्शन देखें, 3.4 मिलियन बैरल पर डे का प्रोडक्शन है, जो कि मोटा मोटी पूरे वर्ल्ड का 3% कंट्रीब्यूट करता है। और उसमें भी जब उनके एक्सपोर्ट की बात करें तो करीब करीब 1.5 मिलियन बैरल पर डे का डेली आप देखेंगे एक्सपोर्ट का नंबर आता है। अब ये जो डेटा है, अगर से इसमें आप समझिए कि अगर से 0.5 मिलियन या 1 मिलियन बैरल पर डे पे इम्पैक्ट आता है, तो ये इम्पैक्ट मोटा मोटी $5 to $10 का इम्पैक्ट क्रूड प्राइसेस में अपसाइड पे देखने को नजर आ सकता है। बट जो बड़ी रिस्क है, जैसे मनीषा ने कहा, वो है कि ट्रेड रूट पे अगर से उस रूट पे कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आता है, तो डेफिनेटली तब क्रूड जो है वो बड़ी अपसाइड रिस्क की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। और इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली ऑयल कंज्यूमिंग कंपनीज जैसे कि एशियन पेंट, पिडिलाइट, इनके ऊपर रहेगा, और साथ ही साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर। साथ ही साथ देखेंगे तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इस समय पे ऑलरेडी 1.2-1.3 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं, जो कि उनके
3 ईयर या 5 ईयर एवरेजेस के हायर साइड पे है, तो जिसके चलते वैल्यूएशन में ज़्यादा आपको अपसाइड देखने को नज़र नहीं आ रही है, और बिकॉज ऑफ राइजिंग क्रूड प्राइसेस एक रिस्क वहाँ पे बनती है। तो मेरे हिसाब से हम तो थोड़ा सा इस समय पे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को एक थोड़ा अवॉइड करेंगे, या वहाँ से अपनी पोजीशंस अगर से है तो उसको कम करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ मेरा मानना है कि एशियन पेंट या पिडिलाइट जैसी कंपनीज जो कि ऑयल कंज्यूम कर रही है, उनमें भी एक कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आपको देखने को नजर आएगा। तो ऑल इन ऑल मैं समझता हूँ कि इस सेक्टर से अभी कहीं ना कहीं बचने की जरूरत नजर आती है। ओके, ओएमसीज और क्रूड रिलेटेड स्टॉक से अभी बचने की फिलहाल ज़रूरत है, ये एक स्ट्रैटेजी आप इस स्पेस में अपना सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से एफएमसीजी स्टॉक में आप देखिए, चुनिंदा स्टॉक्स में बाइंग होती हुई नज़र आई है, हालांकि पूरा प्रेशर भी है एफएमसीजी में, लेकिन थोड़ा कम गिरा है बाकी के सेक्टर से कंपेयर करें तो। आप आशीष जी, ये किस और इशारा कर रहा है? टाटा कंज्यूमर देख लीजिए 2.5% की तेज़ी के साथ, हालांकि इस पर एक रिपोर्ट भी थी, काफ़ी बुलिश रिपोर्ट। आप देख लीजिए मैरिको, HUL सभी में थोड़ी बहुत खरीदारी, हालांकि कुछ स्टॉक्स हैं जो गिरे भी हैं। तो ये क्या डिफेंसिव प्लेइंग की ओर इशारा कर रहा है, जिस तरीके से जो पॉलिटिकल टेंशन है? आप यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी लेंगे? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने शेयर कि ये एक डिफेंसिव पोजीशनिंग मार्केट अपने आप को करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हालांकि हमें कोई ऐसे बड़े रीज़न नहीं नज़र आते जिसकी वजह से हम एफएमसीजी पे कहीं सिग्निफिकेंट ओवरवेट की बात करें, क्योंकि एक तो हमारा मानना है कि वॉल्यूम ग्रोथ कहीं ना कहीं मिसिंग है, साथ ही साथ मार्जिन्स के अंदर में भी आप थोड़ा डेंट देखेंगे, और जब क्रूड बढ़ता है तो अगेन लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ती है, पैकेजिंग कॉस्ट बढ़ती है, उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं एफएमसीजी कंपनीज को देखने को नजर आता है। तो सिर्फ एक जो सिल्वर लाइनिंग वो यही है कि रूरल इकोनॉमी का पिकअप होगा, रूरल इकोनॉमी का पिकअप होता है तो कंपनीज को कुछ बेनिफिट मिलेगा, बट उससे ज़्यादा बेनिफिट हमें लगता है कि ऑटो स्पेस में, जैसे हम महिंद्रा की बात कर रहे थे या मारुति की बात कर रहे थे, उस स्पेस को ज़्यादा बेनिफिट हमें नज़र आता है। तो ओवरऑल एफएमसीजी मुझे लगता है कि ये बढ़ती हुई जो अनिश्चितता है या एक तरह की अनसर्टेनिटी इस समय बनी हुई है, ग्लोबल रिस्क दिख रही है, उसके चलते थोड़ी पोजिशन में शिफ्ट होते हुए नजर आ रही है। बट स्ट्रक्चरली मुझे लॉन्ग टर्म में ऐसा कोई बहुत बड़ा रुझान इस समय एफएमसीजी पे नजर नहीं आ रहा है। ओके, निफ्टी एफएमसीजी पर ये आशीष का व्यू। लेकिन अब एक काम करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा अपने आप को डिफेंस की तरफ मूव करते हैं। एक बार HL लेके आइए, सुबह से सभी डिफेंस स्टॉक्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए, लेकिन देखिए आज की जो खबर है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। एक ऐसा स्पेस जो कि अब तक भारत के डिफेंस के इतिहास में एक वहाँ पे ना एक रिक्त स्थान जिसे कहते हैं ना, I mean, एक खालीपन था, और वो था भारत का 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट। स्पेशली जब चाइना इसको तैयार कर चुका है, स्पेशली जब अमेरिका बार बार भारत को बेचने की कोशिश कर रहा है, चाइना पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है, तो भारत इस क्रम में आगे कैसे बढ़ रहा है? लक्ष्मण जी से बात करते हैं। लक्ष्मण जी, स्पेशली सिंदूर के बाद, जो ऑपरेशन सिंदूर था, उसके बाद ये चर्चाएं काफ़ी बढ़ गई थी कि भारत को अब तीव्र गति से अपने कदम बढ़ाने चाहिए 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट, क्योंकि आपका राफेल भी 4.5 जनरेशन का है। तो इस संदर्भ में अब एक्टिविटीज़ और जो पूरी की पूरी गतिविधि हैं वो कितनी तीव्र हो गई है, ज़रा समझाइए। देखिए, अब ये गतिविधि जो है वो जमीन पर दिखनी शुरू हो गई, सबसे बड़ी बात यह है। और इसके लिए 5th जनरेशन जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसका कैसे प्रोडक्शन शुरू किया जाए घरेलू कंपनियों द्वारा, और देश में कैसे प्रोडक्शन शुरू किया जाए, इसकी तरफ एक बड़ा कदम उठाते हुए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया गया है। ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो जारी किया गया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA की तरफ से जारी किया गया है, और कहा यह गया है कि कोई भी कंपनी जो ये 5th जनरेशन का AMCA फाइटर जेट बनाना चाहती है वो बिड दे। पहले उनको प्रोटोटाइप बनाना होगा, फिर उसका सर्टिफिकेशन बनाना होगा, फिर फ्लाइट टेस्टिंग करनी होगी, और उसके बाद अगले चरण में उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी। इसके लिए कंपनियों को बिड देना है, उसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिया गया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से। और इसमें एक बात है जो बहुत गौर करने लायक है, वो ये है कि इसमें कहा गया है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ घरेलू कंपनियां ही हिस्सा लेंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कंपनियां चाहें तो अकेले हिस्सा ले सकती हैं, ज्वाइंट वेंचर के जरिए हिस्सा ले सकती हैं, या फिर कंसोर्शियम यानी कई सारी कंपनी मिलकर के इसमें हिस्सा ले सकती है। 16 अगस्त बिड देने की आखिरी तारीख रखी गई है। उसके बाद ये चयन किया जाएगा कि आखिर किन कंपनियों को इस एयरक्राफ्ट AMCA को बनाने के लिए प्रोटोटाइप बनाने के लिए मंजूरी यहाँ पे दी जाएगी। जो प्रोटोटाइप बनाएंगे उसके आगे चल के मैन्युफैक्चरिंग को दी जाएगी। बता दूं यहाँ पर कि जो प्रोडक्शन जो है वो 2032-33 में शुरू होने का अनुमान माना जा रहा है, और 2034 तक इसको सेना में शामिल कर लिया जाएगा। इस बात का लक्ष्य लेकर चला जा रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि सरकार की अब
ये जल्दीबाजी इस वजह से है क्योंकि चीन ने इसको बना लिया है, बहुत जल्द चीन पाकिस्तान को देने वाला है, तो भारत चाहता है कि घरेलू कंपनियां हैं इसको बनाएं, सरकारी कंपनी निजी कंपनियां मिलकर बनाएं और जल्द से जल्द इसको सेना में शामिल किया जाए। लक्ष्मण जी, इस बार ये प्रक्रिया कितनी तीव्र होगी, क्योंकि इस बार हमने निजी भागीदारी को आमंत्रित किया है। तेजस को डेवलप करते करते 2-3 दशक निकल गए, उसमें सिर्फ सरकारी कंपनियां एंगेज थीं। तो इस बार ये प्रक्रिया तीव्र होगी और निजी भागीदारी, मतलब हमारे जो व्यूअर्स सुन रहे हैं, जो भी कंपनियां इसको क्लेम करेंगी उनके लिए काफ़ी बड़ा एक कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट होगा ये, है ना? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा निजी कंपनियों के लिए, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले काफ़ी हद तक सारा दारोमदार सरकारी कंपनियों पर होता था, लेकिन सरकारी कंपनियों को प्रोडक्शन कैपेसिटी को देखें, उत्पादन क्षमता को देखें, उनकी प्रोडक्शन लाइन को देखें, तो उस तेज़ी से वो गतिविधि नहीं आ पा रही थी। आपको याद होगा कि एयर चीफ मार्शल ने भी कई बार इस पर आपत्ति भी उठाई थी कि कंपनियाँ वादा तो कर लेती हैं लेकिन उसकी डिलीवरी नहीं कर पाती हैं। तो उस तरफ ये बड़ा कदम है, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्शन लाइन सरकारी कंपनियाँ भी डेवलप कर रही हैं, निजी कंपनियाँ भी डेवलप कर रही हैं, और बहुत जल्द आपको खबर सुनने को मिल सकती है कि सरकारी कंपनियां निजी कंपनियों के साथ मिल करके कंसोर्शियम बना करके ज्वाइंट वेंचर करके इसके लिए बिड दाखिल करेंगी। तो इससे उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगा और उत्पादन जल्दी होगा और जल्दी इसे सेना में शामिल किया जा सकेगा। लक्ष्मण जी, एक बात संक्षेप में रखिएगा, क्योंकि आपने कहा कि 2034-2035 तक ये एयरक्राफ्ट आएगा, 5वीं पीढ़ी का। एक दशक का डिफरेंस हो जाएगा जब चाइना के पास ये एयरक्राफ्ट है, यूएस के पास ये एयरक्राफ्ट है, एक तो केरला में खड़ा हुआ है इस वक्त अमेरिका का F-35। क्या हम किसी एक्विजिशन के थ्रू, चाहे वो रशिया हो या फिर यूएस के थ्रू, क्या इस 9 साल के स्पेस को भर पाएंगे? क्या मतलब कुछ एक्विजिशन पॉसिबल है फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट का? नहीं, तत्कालिक जो ज़रूरतें होती हैं उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग विकल्पों का तलाश सरकार हमेशा कर रही होती है, और ज़रूरत पड़ने पर ये विकल्प हमेशा सरकार के पास खुला रहता है कि हमें तत्काल ज़रूरत है तो हम तत्काल ज़रूरत को पूरा करने के लिए कुछ एक्विजिशन कर लें। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक होती है जिसमें इस तरह के प्रस्ताव पर विचार किया जाता है और अंतिम मुहर लगाई जाती है। लेकिन जो 8 से 9 साल का जो अंतर आपने बताया, तो आपने गौर किया हो कभी युद्ध हर 2 साल, हर 3 साल पे नहीं होता है, एक लंबी अवधि पर होता है जब भी ऐसी सैन्य कार्रवाई होती है। तो ये मान के चला जाता है अभी नहीं, हो सकता 10 साल बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो उसकी ज़रूरतों को देखते हुए ऐसे प्रोटोटाइप डेवलप किए जाते हैं। लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया, इस खबर को आपने विस्तार से समझाया। तो सरकार पूरी तरीके से, इस बीच अगर आप देखें, 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए जो है ना, वो अब काफ़ी हद तक जिसे कहते हैं ना फोकस्ड है। और इस बार निजी भागीदारी बढ़ना, याद रखिएगा, ये पिछले 2-3 दशकों के तुलना में एक डिफरेंट पिक्चर है ऑल टुगेदर। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बात के लिए और बातचीत के लिए। इस बीच एक काम करते हैं, थोड़ा सा इस डिफेंस सेक्टर को समझते हैं। और देखिए, बहुत सारे ऑफर्स आए इस स्पेस में, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने इसको, अगर आप देखें, फैक्टरिंग करने की कोशिश की, बट एग्जैक्टली ये पूरे वर्ल्ड में इस वक्त देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन से एक से हम अभी निकले हैं मई में। ये सडनली जो पूरा डिफेंस स्पेस है जो बस कर रहा है, इसके पीछे एक रीडिंग है इकरा की, वो बहुत अच्छी रिपोर्ट भी है, उसको संक्षेप में समझते हैं मिताली से। मिताली, एग्जैक्टली इस रिपोर्ट में कहा क्या गया, जरा समझाइए जरा। जी बिल्कुल, तो इकरा की जो पॉजिटिव आउटलुक पे आई है पूरी डिफेंस सेक्टर के रिपोर्ट, FY26 में फर्म का मानना है कि 15 to 17% तक की रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है डिफेंस सेक्टर से, और FY 2025 के एंड तक जो उनका स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और ऑपरेटिंग इनकम का रेशियो है वो करीबन 4.4 टाइम्स है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी FY26 के लिए 25 से 27% के बीच की उम्मीद जताई गई है। यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसी सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत, FDI में लिबरलाइजेशन और डिफेंस ऑफसेट पॉलिसीज। कैपिटल आउटले की बात करें तो पिछले 5 सालों में 8.29% CAGR से बढ़ा है, रीचिंग टू 1.92 लाख करोड़ इन FY26। एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट की हम बात करें तो डिफेंस एक्सपोर्ट्स FY 2017 से 2025 के एस्टिमेटेड जो आंकड़े हैं वो 15 गुना ज़्यादा बढ़ गए, ऐसा समझ में आ रहा है, जिसका CAGR ग्रोथ देखें तो करीबन 41% है। डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट में भी ये शेयर काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आया है। FY 2017 में हमने देखा था कि 61% का शेयर था, वो FY 25 तक बढ़कर 75% तक हो गया है। इसके अलावा सेक्टोरल डायनामिक्स हम समझें तो प्राइवेट सेक्टर लैंड और ICT, जो प्राइवेट सेक्टर है वो लैंड और ICT बेस्ड सिस्टम्स में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि जो डिफेंस PSUs है वो अभी भी नेवल, एरोस्पेस और आर्मामेंट सेगमेंट्स में डोमिनेट करते हैं।
अब सिस्टम लेवल प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, जिससे प्लेयर्स को ज़्यादा वैल्यू कैप्चर करने में मौका मिलता हुआ नजर आ सकता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इकरा का कहना है कि सेक्टर की वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है और DPSUs बड़े मोबिलाइजेशन एडवांसेस का यूज़ करें, जबकि प्राइवेट कंपनीज में देखा गया है कि QIP और प्रेफरेंशियल इक्विटी रूट्स के थ्रू फंडिंग रेज की जा रही है। तो ओवरऑल हम देखें तो इकरा की काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक पे थी ये डिफेंस सेक्टर पे ये रिपोर्ट। ओके, शुक्रिया मिताली, इकरा की पॉजिटिव रिपोर्ट। और डिफेंस हालांकि आप देखें आज थोड़ा मुनाफा वसूली का शिकार हो रहा है। हेल 1.5% ज़्यादा करेक्ट हो गया है। मज़गांव, कोचन शिपयार्ड सभी में गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी डिफेंस इंडेक्स से आप देखें तो करीब करीब 110 अंकों की गिरावट, 1.5% गिर कर रहा है आज के सत्र में कारोबार। लेकिन प्रशांत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, हेल, भारत डायनामिक्स, ये वॉर प्रूफ स्टॉक्स हो सकते हैं क्या? चार्ट्स कैसे इंडिकेट कर रहे हैं? जिस तरीके से आज गिरा है, कोई कंसर्निंग साइंस तो नहीं है? अगर किसी के पोर्टफोलियो में नहीं है तो वो क्या ऐड कर सकते हैं या फिर ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है अभी? तो अगर हम हेल्थ स्पेसिफिक बात करें श्रेया, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक लोअर लेवल्स पे जो बाइंग आई है, तो ये जो क्लोजिंग है वो अगर 4,950 के ऊपर आए, अबव 4,950 क्लोजिंग बेसिस, तो फिर से यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। फिलहाल इस लेवल पे मैं वेट करूंगा और जैसे मैंने कहा क्रूशियल जोन होगा 4,950 स्पॉट, क्लोजिंग के बाद यहाँ पे फिर से बाइंग की जा सकती है। ओके, वेट एंड वॉच की सलाह, 4,950 के इंपॉर्टेंट लेवल, वो अगर रीच करता फिर बाइंग की सलाह होगी। यहाँ पे अभी फिलहाल वेट करेंगे। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जहाँ पर थोड़ा मोमेंटम है। इटर्नल, स्विगी, क्विक कॉमर्स स्पेस में आज थोड़ी बाइंग देखने को मिल रही है। इटर्नल कल भी तेज़ था, आज भी तेज़ है और हालांकि हाई साइड से फिसला है आज, इंट्राडे में 2% की तेज़ी दिखाई थी। वही स्विगी की बात करें तो इसने भी करीब करीब आप देखें 2 दिनों में 7% की तेज़ी दिखा दी है। स्टॉक्स ये दोनों डिमांड में हैं और ब्रोकरेजेस भी काफ़ी बुलिश। स्विगी की पर्टिकुलरली बात करूँ तो IIFL कैपिटल की एक रिपोर्ट आई थी, बाई की कॉल और टारगेट प्राइस जो दिया उन्होंने, तो 46% का अपसाइड पोटेंशियल देखते हैं। आशीष जी, आप बताइए, स्विगी, इटर्नल, स्विगी काफ़ी कमज़ोर रहा है इटर्नल के मुकाबले, अब यहाँ पे क्या बात बनती हुई नज़र आ रही है? जी, तो देखिए स्विगी बिल्कुल कमज़ोर रहा। उसका कारण ये था कि जिस तरह से डार्क स्टोर्स के एडिशन कर रहे थे, दोनों ने ही किया, इटर्नल ने भी किया, यानी कि ज़ोमैटो ने भी काफ़ी एडिशंस किए थे, स्विगी ने भी किया, बट उस समय पे आप ऑपरेटिंग लॉसेस जो थे वो स्विगी के कंपैरेटिवली ज़्यादा थे और जिसके चलते हमने एक शार्प एक डाउनसाइड स्विगी के अंदर देखी। पर क्योंकि अब जैसे-जैसे नॉर्मलाइज़ेशन हो रहा है, अब आप देखेंगे कि जो आपका क्विक कॉमर्स में आप देखेंगे कि इनका जो बिज़नेस है वो काफ़ी अच्छा ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है और क्योंकि अब नए जो डार्क स्टोर एडिशंस है, उनका एडिशन स्लो होता हुआ जा रहा है, तो इसका मतलब केपेक्स इंटेंसिटी कम हो रही है और केपेक्स इंटेंसिटी कम होते ही एबिटा जो है वो जल्द ही पॉजिटिव होने की तैयारी करेगा। तो इस सब को देखते हुए मुझे लगता है कि एक री-रेटिंग वापस से स्विगी में हो रही है, तो मेरे हिसाब से ₹450 तक की एक अपसाइड हमें भी लगता है कि स्विगी के अंदर में भी देखने को नज़र आएगी। और इटर्नल काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि इटर्नल के अंदर में ओवरऑल आप देखेंगे कि बावजूद इसके इन्होंने एक अच्छे डार्क स्टोर्स ऐड किए थे, बट कहीं न कहीं उस तरह से लॉसेस उतने वाइडन नहीं हुए। तो हमारा ये मानना है कि इटर्नल भी यहाँ से एक अच्छी अपसाइड दिखा सकता है। 280-290 तक की एक पोटेंशियल अपसाइड हमें लगता है इटर्नल के स्टॉक में भी देखने को नज़र आ सकती है। तो दोनों ही स्टॉक मुझे लगता है रीजनेबली शॉर्ट टर्म में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में दोनों ही स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। 440 तक का लेवल दिखा सकता है स्विगी, वहीं इटर्नल की बात करें तो 280 के लेवल एक्सपेक्टेड हैं। ये तो कोई कॉमर्स स्पेस की बात होगी। अब आईटी स्पेस की बात करते हैं। देखिए 2 दिनों से यहाँ पे थोड़ी बिकवाली तेज़ होती हुई नज़र आ रही है। मॉर्गन स्टैनली ने आईटी सेक्टर को लेकर एक रिपोर्ट निकाली और कहा कि रेवेन्यू ग्रोथ अनुमान में कुछ सुधार किया है, लेकिन अगले 2 साल तक हालात ज़्यादा ठीक होते हुए नहीं दिख रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की आईटी पर पूरी रिपोर्ट समझते हैं यतिन मोहता से। यतिन जी बताएं। देखिए, जैसे कि आपने कहा कि मॉर्गन स्टैनली का जो आईटी का आउटलुक है अगले 2 सालों के लिए थोड़ा फीका है। इनफैक्ट उनको लगता है कि अगले 2 वित्त वर्षों के लिए शायद आईटी की अर्निंग्स थोड़ी बहुत म्यूटेड रहें। इनफैक्ट इन्होंने केवल खास छोटा सा एक रेवेन्यू इंप्रूवमेंट देखा है। तो ग्लोबल जिस हिसाब से परिस्थिति बनी हुई है उस हिसाब से शायद आईटी पे वो अब इतने गंगो नहीं है। इनफैक्ट जो डील पाइपलाइन है, कमेंट्री है मैनेजमेंट्स की, वो कंफर्म कर रही हैं कि कहीं ना कहीं ट्रेंड थोड़ा वीक हो चला है। खास करके जो वेंडर कंसोलिडेशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो हिसाब से डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में, यानी जो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यहाँ भी हमने धीमापन देखा है। इनफैक्ट इनको लगता है कि जो रैली अगर आप देखें आईटी स्टॉक्स में, तो इन रैली को यूज़ करना चाहिए आईटी शेयरों से एग्जिट करने के लिए, बिकवाली करने के लिए। जहाँ तक कि स्टॉक्स का सवाल है, इन्होंने
टेक महिंद्रा को डाउनग्रेड किया है अंडरवेट, टारगेट रखा है 1575। उन्होंने विप्रो को इक्वल वेट रखा है अपग्रेड करके और टारगेट बढ़ा के 265 रुपये कर दिया है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से नीचे ही है। लार्ज कैप्स में से उनको टीसीएस, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स अच्छे लगते हैं बनाम HCL टेक और LTI माइंडट्री, और मिड कैप में इनको कोफोज और एम्फेसिस जैसे नाम पसंद है। ओके, शुक्रिया यतिन आपका इस पूरी चर्चा के लिए। आशीष, देख रहे हैं आप कितने डाइवर्जेंस इन व्यूज़, कभी कोई रिपोर्ट कभी कोई रिपोर्ट, विप्रो पे कंस्ट्रक्टिव रिपोर्ट थी, देन कुछ दिन पहले अगर आप देखें कितने डाइवर्जेंस है व्यू में। बट फ्रेंकली स्पीकिंग, आपने कल फेड के मिनट्स को सुना होगा, फेड की बैठक और उसके बाद के आए हुए वक्तव्य को सुना होगा। और एक और चीज़, सबसे बड़ा खतरा यूएस में इन्फ्लेशन का, क्योंकि अभी भी लग रहा था कि शायद मतलब मार्च अप्रैल में लग रहा था कि 2-3 महीने में चीज़ें काफ़ी तक क्लियर हो जाएंगी, लेकिन क्लियर अब कुछ नहीं हो रही हैं। कल उनका एक और स्टेटमेंट आया था कि फार्मा पे भी टैरिफ लगाएंगे। आप यूएस में एज ए फंड मैनेजर, मतलब जो हालात देख रहे हैं और जो इन्फ्लेशन रिस्क है उसको देखते हुए क्या आईटी पे फोकस करेंगे या फिर अवॉइड करेंगे? खामखा रिस्क लेना है अभी जब तक कि चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है? जी, तो हमने जैसे पहले भी कहा वीरू कि हम अपनी पोजीशंस आईटी में काफ़ी कम कर चुके हैं। इनफैक्ट हम काफ़ी अंडरवेट पोजीशन पे बैठे हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि डिस्क्रिशनरी आईटी स्पेंडिंग जब तक रिकवर नहीं होगी, जब तक कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो है वो यूएस में इंप्रूव होती हुई नजर ना आए। और जिस तरह से इन्फ्लेशन की एक रिस्क बनी हुई है और इंटरेस्ट रेट भी अभी उन्होंने कम नहीं किया, तो ये दोनों चीज़ की वजह से हमें लगता है डिस्क्रिशनरी आईटी स्पेंडिंग में अभी कोई बहुत जल्दी उछाल आता हुआ नजर नहीं आएगा। तो एक डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म में एक अच्छा मूव आया, बट ये मूव बहुत ही नंबर्स ड्रिवन नहीं लग रहा है, तो उसके उसके कारण हम अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हुए। सेलेक्टिवली यस, एक या दो अपॉर्चुनिटी हमें अच्छी लगती है, जहाँ पर पे हमें लगता है कि जैसे क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन एक बड़ा थीम हो सकता है, डेटा सेंटर्स की वजह से हमें लगता है क्लाउड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस रहेगा, तो ऐसी उससे रिलेटेड हमें ओरेकल फाइनेंस जैसा स्टॉक काफ़ी अच्छा लगता है। तो सेलेक्टिव एक या दो अपॉर्चुनिटी हो सकती है जहाँ पर पे इंटरेस्ट है, बट ओवरऑल आईटी हमें लगता है कि इस समय पे हम एक अंडरवेट पोजीशन ही अपनी मेंटेन रखेंगे। अंडरवेट है आईटी पर और सिलेक्टिव स्टॉक थोड़े बहुत ठीक लग रहे हैं। ओरेकल फाइनेंस और एम्फेसिस जैसे स्टॉक्स को आप फिलहाल रडार पर रख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चार का चौका की शुरुआत करते हैं। सस्ता ऑप्शन लेंगे हम शिल्पा राउत जी से। एफएनओ सुपरस्टार के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे मानस जायसवाल। चार्ट का चमत्कार लेंगे प्रशांत सावंत से और मिड कैप फंडा बताएंगे आशीष चतुर्मोता जी। शुरुआत बताइए, सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी क्या पिक किया आपने? जी बिल्कुल श्रेया, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन मैं अपोलो हॉस्पिटल में दूंगी। अपोलो हॉस्पिटल में एक बहुत अच्छा एक आपने देखा एक बेस बना हुआ है जहाँ पे 6980 6950 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है। यहाँ से 7200 तक का भी अपमूव आपको दिख सकता है। तो अपोलो हॉस्पिटल का एट द मनी 7000 कॉल ऑप्शन जो रफली 85 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। पहला टारगेट यहाँ पे रखिए टुवर्ड्स 110, नेक्स्ट हो सकता है 125 और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो रहेगा 55 का। ओके, अपोलो हॉस्पिटल रिहाई पे कर रहा है कारोबार और टॉप गेनर्स में शामिल 7000 का कॉल ऑप्शन आपको लेना है फिलहाल। एफएनओ सुपरस्टार के लिए मानस जी हैं हमारे साथ। बताइए मानस जी, एफएनओ सुपरस्टार के लिए आपकी चॉइस? तो देखिए एफएनओ सुपरस्टार में एक सेल रिकमेंडेशन है, डिक्सन में बिकवाली करने की राय रहेगी। यहाँ पर अगर आप पैटर्न देखें तो स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया है। लोअर टॉप लोअर बॉटम पहले से बन रहे थे, तो इसके फ्यूचर में डिक्सन के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस आपको 14,251 का लगाना है। 14,251 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे और 13,650 13,650 के टारगेट सेट करने इसके फ्यूचर में। चाहे तो 14,000 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 240 रुपए के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 139 का स्टॉप लॉस लगाना है और 450 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। सही में, आई मीन आप देखिए बाजार में कितने डाइवर्जेंस आ रहे हैं। कल ही डिक्सन, एक बार प्लीज़ एक बार डिक्सन रखिएगा, ट्रेड तो खैर ये इस वक्त का है मानस का, कि कल इसने 200 डेमा से एक पुल बैक लिया था और आज 10 डेमा से क्रैक हो गया डे लो पर, और ये 17 अप्रैल के बाद डिक्सन का सबसे लोवेस्ट स्तर है। एक दिन कुछ ट्रेड करना भी इस वक्त यकीन मानिए बहुत मुश्किल है। खैर अगले ट्रेड की तरफ चलते हैं। चार का चमत्कार प्रशांत जी से पिक करते हैं। प्रशांत, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरू जी, मैंने जो ट्रेड पिक किया था एग्जैक्टली वही ट्रेड अभी मानस ने डिस्कस कर लिया है, तो मैं चेंज करके एक मेटल सेक्टर की तरफ जाऊंगा। जेएसडब्ल्यू स्टील को अगर हम देखें, एक बेस फॉर्मेशन की कोशिश हो रही है अराउंड 20 डे मूविंग एवरेज। मैं यहाँ पे लॉन्ग रेकमेंड करूंगा। ऑलमोस्ट 994 994 के लेवल के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है।
978 978 का स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह होगी फॉर टारगेट्स अराउंड 1035 1035 से लेके 1040। ओके, जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पर। अब चलते हैं आशीष जी के पास आज का मिड कैप फंडा पिक करने के लिए। आशीष क्या पिक कर रहे हैं आप? तो मेरा ये मानना है कि डिफेंस की जो स्पेंडिंग है वो काफ़ी स्ट्रांग रहेगी वीरेंद्र, और हमारा ये मानना है कि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो काफ़ी अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं ऑर्डर बुक पोजीशनिंग पूरे डिफेंस स्पेस में अच्छी बन रही है। खास तौर पे अगर से शिप बिल्डिंग स्पेस की बात करें तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स हमें अच्छा लगता है। ऑलमोस्ट 5 टाइम्स बुक टू बिल रेशियो है। रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग है। मार्जिन्स में अच्छे खासे एक इंप्रूवमेंट है। लास्ट 3 साल की आप ग्रोथ देखेंगे तो ऑलमोस्ट 40% की ग्रोथ टॉप लाइन में हमें देखने को नजर आई है। और क्योंकि इंडिजिनाइजेशन का कंटेंट बढ़ रहा है तो हम देख रहे हैं धीरे धीरे मार्जिन प्रोफाइल कंपनी की बहुत ही अच्छे इंप्रूव हो रही है। एक्सपोर्ट की तरफ भी इस कंपनी का काफ़ी अच्छा फोकस है। आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 100 वॉरशिप्स जो है इन्होंने इंडियन नेवी को और इंडियन कोस्ट को दिया, और उसके साथ साथ अब कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट भी वॉरशिप्स के ये करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोनों ही अपॉर्चुनिटी काफ़ी स्ट्रांग बनती हुई नजर आ रही है। इसको देखते हुए मुझे लगता है कि स्टॉक एक सस्टेन्ड अपमूव में रहना चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी आप देखेंगे मोर देन 36% की ROC ये कंपनी बना रही है। तो हमें लगता है कि यहाँ पर पे एक अच्छा ट्रेंड मेंटेन रहेगा। 3050 पे स्टॉक का बहुत बढ़िया एक मीडियम टर्म सपोर्ट बना है। जब तक ये सपोर्ट लेवल होल्ड कर रहा है, मेरा मानना है ऑल टाइम हाई जो कि करीब करीब 3500 रुपए के आसपास बने, वो इवेंचुअली क्रॉस होते हुए आपको नजर आ जाएंगे। ये हो गया कारंजी शिप बिल्डर्स आपका आज का मिड कैप फंडा कॉल। 4 ट्रेड्स हमने पिक किए और 4 ट्रेड्स में आपकी स्क्रीन पे किक करके रख देता हूँ। यहाँ पे पहला ट्रेड आया था शिल्पा राव जी के सौजन्य से। अपोलो हॉस्पिटल्स की कॉल 7000 की स्ट्राइक, 110 125 का लक्ष्य। यहाँ पे मानस जायसवाल जी ने पिक किया आज का एफ सुपरस्टार। ट्रेड हम का डिक्सन फ्यूचर शॉर्ट बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। प्रशांत जी ने 4 का चमत्कार पिक किया। हालांकि वो कह रहे थे कि भाई डिक्सन में भी नजर आ रहा था। जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पे उनका बाय था, 1035 का लक्ष्य और 978 का स्टॉप लॉस। और अभी अभी आशीष चतुर्वेदी जी ने गार्डन रिच शिप बिल्डर्स को पिक किया अपना आज का मिड कैप फंडा। 24804 श्रेया 24805 पे आए थे 804 पे। ये हमारी 1 घंटे की उपलब्धि है, ठीक है। इंडेक्स 1 पॉइंट हिला है वहाँ से जी। कितना मुश्किल है यार, सही में। मतलब ये हफ्ता तो ऐसा रहा ना कि पूछिए मत। जब मैं छुट्टी से आया था तो सोचा था कि गजब होगा सूरत हाल, 25,000 की निकली के ऊपर गाड़ी। अपन तो यहीं आपके जाने के बाद और पेन बढ़ गया। हाँ नहीं पेन नहीं मेरे पहले से आप लोगों ने लो लगवा रखा था वो 24,463 का। तो मैं अभी भी वहाँ से 250-300 पॉइंट ऊपर रखे हुए हूँ। लेकिन इट्स डिफिकल्ट। मतलब यकीन मानिए श्रेया, मैं देखा ना डिक्सन के केस में, डिक्सन को जब मैं कल पढ़ रहा था तो 200 डिमा से पुल बैक था और आज शॉर्ट का केस। कितना डाइवर्जेंस है। और फ्रेंकली स्पीकिंग इट्स ओनली आई थिंक ऑटो जो कि अच्छा कर रहा है। और एक आज थोड़ा बहुत मूव है FMCG स्पेस में। टाटा कंज्यूमर अब डे हाई पर 2% ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। और रिलायंस ने आज एक निर्णायक भूमिका सुबह सुबह शायद वो अदा कर सकता था लेकिन नहीं करी। अभी भी रिलायंस 10-20 डिमा के बीच में है। एक चर्चा का विषय और है, दैट्स टाटा मोटर्स। और मेरे ख्याल से मैं ये आशीष से ही प्रश्न पूछूंगा। आशीष, आप टाटा मोटर्स पे क्या कर रहे हैं? आई मीन जो लोग इसका 1 साल पहले वाला वो गोल्डन एरा देख के आए, सडनली पहले जब भारत में टेस्ला के आने की बात हुई, उनके शोरूम्स खुले, BYD के प्राइस कट्स, उसके बाद ये जो चाइना वाला मैटर हुआ है, सडनली आपका जो ये EV वाला जो थीम थी ना, हल्की सी कोलैप्स हो रही है। वो शायद ड्राइव नहीं कर पा रही शेयर प्राइसेस को। और दिक्कत ये है कि आप 50% कट ले चुके हैं ऑलरेडी हायर लेवल से टाटा मोटर्स। इस प्राइस पे आपका व्यू क्या है इस पर टाटा मोटर्स पे? जी, बिल्कुल। तो बिल्कुल आपने सही कहा, ये जो ईवी का कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ा, उसका एक बहुत बड़ा डेंट कहीं न कहीं टाटा मोटर्स को देखने को नज़र आया है। साथ ही साथ जैगुआर के भी जो नंबर्स हैं, वहाँ पर पे भी अभी आप देखेंगे कि यूरोप में बहुत अच्छी कोई ऐसे नंबर्स ने बहुत ज़्यादा वो पॉजिटिविटी नहीं दिखाई, तो उसका भी इम्पैक्ट हमें देखने को नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि CV साइकिल जो है वो भी अभी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पिकअप नहीं कर रही है। तो एक तो टाटा मोटर्स के अंदर में सारे प्ले, और ये जो सबसे बड़ा जिसको हम जिसको ऑप्शनलिटी के लिए प्ले करते थे वो था EV सेगमेंट। और EV सेगमेंट में कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ गई है, तो इसके चलते ये गिरावट आई है। मुझे लगता है कि स्टॉक शायद यहाँ से ज़्यादा बहुत डाउनसाइड तो नहीं है, बट
प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से कंसोलिडेशन काफ़ी लंबे समय तक हो सकता है। तो फ्रॉम अ इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अच्छी अपसाइड या बहुत एक स्ट्रॉन्ग रीरेटिंग यहाँ से होगी। मुझे लगता है स्टॉक साइडवेज रहेगा और उससे बेहतर है महिंद्रा मारुति जैसे प्लेस के ऊपर ध्यान रखना, जहाँ पर पे एटलीस्ट एक अच्छी खासी मीडियम टर्म में अपसाइड नजर आती है, क्योंकि रूरल का पिकअप और साथ ही साथ ट्रैक्टर सेल्स, इसका भी बेनिफिट कहीं ना कहीं महिंद्रा जैसे स्टॉक को देखने को नजर आ सकता है। बिल्कुल, तो टाटा मोटर्स कोई खास रास नहीं आ रहा और जेएलआर की स्थिति सर दर्द तो बना ही हुआ है फिलहाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए बाजार की नज़र आज हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों पर है, जिसकी जांच इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने शुरू कर दी है। और क्या ही डिटेल जानकारी देने के लिए हमारे साथ आलोक प्रियदर्शी मौजूद हैं। आलोक जी बताइए, खबर क्या है? बिल्कुल, देखिए जो हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से ये शिकायत बहुत ज़्यादा मिल रही थी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रीमियम में इंक्रीज किया है और साथ ही साथ जो क्लेम रिजेक्शन का रेशियो है वो भी काफ़ी कम हो गया है। लिहाजा वित्त मंत्रालय की तरफ से IRDA को निर्देश दिए गए थे कि इस पर एक्शन होना चाहिए, इस पे जांच होनी चाहिए। तो जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि IRDA ने जो देश के टॉप प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी है और जो भी रूल के मुताबिक जो भी अगर कोई कंपनी दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ पेनल्टी भी लगाया जाएगा। तो ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। खास तौर से जो जिस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने पूरे देश में एक तरह से कार्टेलाइजेशन के जरिए एक यूनिफॉर्म तरीके से प्रीमियम बढ़ाया और साथ ही साथ जो क्लेम रिजेक्शन रेशियो था वो भी 30% से ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अगर बात करें तो जो सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनका जो क्लेम एक्सेप्टेंस रेशियो है करीब 103% है, लेकिन वहीं अगर प्राइवेट कंपनियों की देखें तो 70% से नीचे है। लिहाजा सरकार इस बात को लेकर भी काफी नाराज हुई थी कि ये आखिर इस तरह से कैसे देश में चल रहा है, कैसे यूनिफॉर्म तरीके से प्रीमियम बढ़ाए जा रहे हैं, कैसे इतना ज्यादा क्लेम रिजेक्शन हो रहा है। शिकायतों का अंबार लगा हुआ था वित्त मंत्रालय में। लिहाजा अब IRDA की तरफ से एक्शन की शुरुआत हो गई है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कई सारे जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको अब भारी भरकम पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। ओके, शुक्रिया आलोक जी तमाम जानकारी के लिए। अब कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पर पेन थोड़ा और परसिस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। सिप्ला डेलो के आसपास आपको कारोबार करता हुआ नज़र आएगा। इंडसइंड बैंक जिसमें अच्छी खासी तेज़ी हम कल परसों देख रहे थे, वहाँ पे मुनाफा वसूली आज दिखने को मिल रही है इंडसइंड बैंक डेलो के आसपास। साथ ही नेस्ले इंडिया जहाँ पे FMCG के कुछ स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी, वहाँ पे नेस्ले इंडिया, वरुण बेवरेजेस जैसे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। HUL और बजाज फाइनेंस भी लिस्ट में शामिल। लेकिन एक बार इंडसइंड बैंक का चार्ट रखते हैं आपके स्क्रीन पर। और रिपोर्ट आई थी नोमुरा की, काफ़ी बुलिश रिपोर्ट थी, उसके बाद शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में हमने देखा। बाई की कॉल भी आई थी, लेगेसी इश्यूज खत्म हो रहे हैं, RBI की तरफ से पॉजिटिव सिग्नल्स, कहीं ना कहीं सेंटिमेंट को इसने बूस्ट किया है यहाँ पर। लेकिन आज मुनाफा वसूली का शिकार। सोमिल जी, इंडसइंड बैंक बताइए चार्ट्स पे कैसा प्लेस लग रहा है? आज तो काफ़ी गिरावट आ गई है 1.5% की, लेकिन स्थिति ठीक लग रही है चार्ट्स पे। क्या ले सकते हैं इंडसइंड बैंक? पोर्टफोलियो वाला स्टॉक नजर आ रहा है आपको? In the medium term outlook, definitely weak है because struggling to go above the 200 daily exponential moving average. But in the very short term, heart of high bottom formation है on the hourly charts, daily charts पर 20 और 40 daily moving average पे support लिया है, तो I'll be positive in the short term definitely. यहाँ पे risk reward ratio भी बहुत अच्छा बैठ रहा है। 806 के आसपास एक stop loss रख के long trade ले सकते हैं और मुझे लगता है कि 920 तक ये स्टॉक जा सकता है। However, in the medium term outlook या positional trade के लिए ये स्टॉक नहीं है because it definitely struggles below the long term averages. चलिए, तो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन कायम है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस चरम पे हैं, हर तरफ कुछ ना कुछ अगर आप देखें दुविधाएं हैं, चीज़ें क्लियर नहीं हैं, अंधेरा सा छाया हुआ है। आइए इस अंधेरे में एक दीपक जलाते हैं और दीपक शिनोय जी से बात करते हैं। दीपक जी प्रणाम, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। थैंक यू। थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर कीजिए हमारे लिए। आपको भी थोड़ा सा इस वक्त कन्फ्यूजन ही महसूस हो रहा है या फिर आपको लगता है कि एक प्रकार की ये आउट परफॉर्मेंस है? ऐसे स्केप्टिकल, ऐसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच में भी आप 25, 24, 800 की ट्रैजेक्टरी को होल्ड कर रहे हैं, इसको कैसे रीड कर रहे हैं आप अभी एज ऑफ नाउ? वैसे हम बस ऑप्टिमिस्ट ही हैं, तो आप जैसे कहेंगे हम उसको थोड़ी सी पॉजिटिव स्पिन ही देंगे। लेकिन बात भी ये ज़रूर भी है कि देखिए जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स चल रहा है, आपने 2-3 साल पहले यूक्रेन में वॉर देखा, अब इंडिया और फिर पाकिस्तान वाला जो मामला चला था वो आई थिंक 2-3 महीने पहले था। अब इसराइल और ईरान के बीच में जो वॉर चल रहा है वो भी चल रहा है और मार्केट
अभी भी स्टेबल है, अभी इतना कोई डीपली गिरा नहीं हुआ है। लेकिन ये बात भी सच है कि कुछ ज़्यादा कोई पॉजिटिव न्यूज़ भी नहीं है, क्योंकि आई थिंक ये जो वॉर्स हुए हैं वो नेगेटिव न्यूज़ है। लेकिन मुझे लगता है अगर मार्केट नेगेटिव न्यूज़ पे ज़्यादा गिरी नहीं तो ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ पे शायद उठेगी भी नहीं उतनी ज़्यादा, क्योंकि जो ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन है वर्ल्ड की, जहाँ पे मैं कहूँगा कि यूएस की जो डेट लेवल्स हैं, यूरोप के जो डेट लेवल्स हैं, जापान में जो हो रहा है, चाइना में भी हो रहा है, वो आई थिंक ओवरऑल इकोनॉमिक जो स्थिति है वो काफ़ी एक तरह से कमज़ोर हो गई है। इंडिया की इकोनॉमिक स्थिति रिलेटिवली ठीक है, क्योंकि हमारा डेट लेवल उतना ज़्यादा नहीं है, हमारे गवर्नमेंट के फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे हैं, जीडीपी ग्रोथ भी ठीक ही है, मतलब कोई ज़्यादा चमत्कार वाली चीज़ नहीं है अभी 6.5% साल का, लेकिन फिर भी ठीक है कंपेयर टू द रेस्ट। तो एक तरह से रिलेटिवली ठीक होंगे, लेकिन आई थिंक हमें इंडिया को भी और मतलब अपने कंजम्पशन स्टोरी को आगे बढ़ाना है, मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी को आगे बढ़ाना है, तो काफ़ी काम आगे है। तो उसका हमने अभी रिजल्ट नहीं देखा है। गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई हैं, लोगों ने कहा है कि वो कैपेक्स करेंगे, लेकिन कुछ अभी तक ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। जब वो होगा आई थिंक वो पॉजिटिविटी नंबर्स में भी आने लग जाएगी। अभी तक नंबर्स में उतनी पॉजिटिविटी नहीं है। आप इन्फ्लेशन भी नंबर देखें, 2.8% ही आया था। बहुत कम है इन्फ्लेशन, और इसका एक भी कारण ये है कि इन्फ्लेशन टारगेट से 1.2% कम है, और वो इसीलिए भी है कि डिमांड क्रेडिट का उतना ज़्यादा नहीं है, और डिमांड कैपेक्स का भी उतना ज़्यादा अभी बढ़ा नहीं है। तो आई थिंक उसके साथ हमें नंबर्स चेंज होते हुए भी नज़र आएंगे। इन्फ्लेशन करीब 3.5-4% के करीब जब इंक्रीज होगा, तो आई थिंक तब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी थोड़ी सी बेटर होगी। तो आई थिंक पॉजिटिव तो उतना नहीं है, लेकिन ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, वो ज़रूर कहूँगा। ओके, दीपक शुनार जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। तो इतनी नेगेटिव नहीं है लेकिन पॉजिटिव नहीं है फिलहाल मार्केट को लेकर। तो ओवरऑल मार्केट पे आपने अपना रुझान बता दिया, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक में अगर आपसे सवाल पूछूं दीपक जी, तो आईटी स्पेस को लेकर एक सवाल है। जिस तरह से 2 दिनों से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले कुछ सत्रों में आपको याद होगा अच्छी खासी परफॉर्मेंस इसने दिखाई थी। ऐसे मूड माहौल में आईटी पर क्या अप्रोच रहेगा, क्योंकि स्टैंसेस बहुत ही डिवाइडेड नज़र आ रहे हैं। आप कैसे खड़े हैं इसमें? बिल्कुल शायद, आई थिंक ये जो आईटी का जो सिचुएशन है वो अभी काफ़ी फ्लक्स में था 2-3 चीज़ों की वजह से। एक तो ये कि जिस तरह से उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स अभी ऊपर रखे हुए हैं वेस्ट में, और जो टैरिफ्स उन्होंने मतलब लगाए हुए हैं बाहर से, आई थिंक एक चीज़ है कि उनके कस्टमर्स भी काफ़ी डरे हुए हैं कि देखिए टैरिफ्स लगेंगे नहीं लगेंगे, 50% पे लगेंगे, 10% लगेंगे, कोई क्लैरिटी नहीं है। शायद वो क्लैरिटी आए जुलाई में, या फिर और कोई ड्रामा चले वहाँ पे। लेकिन उस वजह से लोगों ने अपने जो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर जो है, जो अपने स्पेंडिंग जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स देने थे, उनको शायद या डिले या फिर कैंसिल कर दिए हैं। तो उस वजह से आई थिंक एक तरह से उनका रेवेन्यू इम्पैक्ट हुआ है इन कंपनीज में। और दूसरी तरफ ये है कि एआई के आने के बाद इन कंपनीज को भी अपने रेवेन्यूज और वर्कफोर्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। जो आप पहले काम 15 लोगों से कराया करते थे, अभी वो शायद 3 लोगों से या 2 जनों से हो जाएगा काम। और आपकी जो बिलिंग मॉडल है, जो हेड काउंट पे बिलिंग मॉडल थी, एक इंजीनियर का इतना पर मंथ, वो अब चेंज होके करीबन फिक्स कॉस्ट मॉडल या फिर प्रोजेक्ट वाइज मॉडल हो जाएगा। और उस बिलिंग चेंज में आई थिंक 1-2 साल लगेंगे इनको एडजस्ट करने में। ये आई थिंक ये भी अपने अंदरूनी मतलब जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनको वो एडजस्ट करेंगे कि एआई के साथ आप बढ़ो और अपने आप को मतलब एआई इन्फॉर्म्ड बना दो। लेकिन उस वक्त तक थोड़ा सा रेवेन्यू प्रेशर रहेगा, और उनकी हेड काउंट रिलेटिवली ज़्यादा रहेगी कि वो लोग फायर तो नहीं करते हैं, लेकिन लोग अपने आप ही चले जाते हैं और उनको रिप्लेस नहीं किया जाता, तो उनका हेड काउंट थोड़ा सा नॉर्मली भी कम हो जाता है। तो ये वो टाइम है जहाँ पे वो फ्लक्स चल रहा है दोनों टैरिफ की वजह से और एआई की वजह से। थोड़ा सा आई थिंक ये एडजस्ट करके, इनकी कैश रिच कंपनीज हैं, तो आई थिंक इनको इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अभी के लिए आई थिंक आउटलुक नेगेटिव ही है, जब तक ये ठीक ना करे अपने आप को। बट एक बार ठीक हो जाए तो एआई इनके लिए एक रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, क्योंकि इनके पास दोनों वर्कफोर्स और स्किल्स भी होंगे। कभी कभी दीपक जी समझ में नहीं आता कि एआई हमारे लिए सुविधा कर रही है, दुविधा कर रही है ना? कभी कभी ये समझना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, अंग्रेज जी सच अब बताओ। थोड़ा सही। हाँ, प्लीज 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 सर, गो अहेड।
नहीं, मैं कह रहा था कि सच बताऊं कि हर नई टेक्नोलॉजी में ऐसा लगता है कि वो दुविधा वाली बात है। जिस दिन है जेसीबी इन्वेंट हुआ तो लोगों ने कहा कि है कंस्ट्रक्शन वर्कर क्या करेंगे। अब देखिए कंस्ट्रक्शन वर्कर है भी है, जेसीबी भी। तो साथ साथ ही चलना है बस, काम अलग होंगे बस। ये बात तो सही है। एक और वर्ग होता है जो जेसीबी से खुदाई होती हुई देखता है ना, जो खाली बैठा होता है वो भी होता है। मुझे अच्छी तरीके से मालूम तो है। इंडिया में काफी खैर ज्यादा होते हैं उस। मैं बताऊं, जब मैं मुंबई आया था तो मैं ऑफिस से शाम को निकल के, अब कोई यार दोस्त थे भी नहीं, सब अपने घर चले जाते थे। तो जब वर्ली सी फेस पर जब ये काम शुरू हुआ था तो मैं बैठता था वहाँ पर कई देर तक, बहुत देर तक अकेले बैठता था। तो हम भी जैसे भी देखा करते थे उस टाइम, क्या करें मुंबई में अकेले अकेले। तो जब काम शुरू हो रहा था वर्ली सी फेस का, वो जो बन रही थी रोड्स, तो वो याद आ गया बस मुझे। मैं भी टाइम स्पेंड करता था। खैर मैं एक बात और आपसे पूछ रहा था कि बाजार एक चीज़ पे बड़ा कन्विक्शन सा जाहिर कर रहा है, अगर आप प्राइस परफॉर्मेंस को देखें। वो है, आप ये हेल्थ केयर को देखिए, हॉस्पिटल स्टॉक्स में एक अच्छी बाइंग है। अपोलो को देखिए, 40 एट ऑल टाइम हाई। मैक्स हेल्थ केयर, आपकी किसी मैनेजमेंट से बातचीत हुई हाल फिलहाल में जिन्होंने कुछ कहा हो, मतलब जिनकी कमेंट्री और जिनकी सोच आपको काफ़ी इम्प्रेस कर रही हो रिगार्डिंग देयर बेड एक्सपेंशंस और हॉस्पिटल एक्सपेंशंस? आपका इस स्पेस पे व्यू क्या है इस वक्त? तो जनरली जो स्पेस ही है इसमें दो चीजें थी कि पहले बहुत फ्रैगमेंटेड था। आपके नर्सिंग होम, काफी नर्सिंग होम्स और छोटे अस्पताल जो फैमिली ओन्ड हॉस्पिटल्स थे, ये कई मतलब बहुत ज्यादा पेनेट्रेटेड थे। आपके जो ग्रुप्स हैं वो उतने ज्यादा नहीं थे। डॉक्टर्स भी अपने अपने अस्पताल में मतलब काम करते थे, वो ज्यादातर बड़े बड़े हॉस्पिटल में नहीं जाते थे। अभी वो सिचुएशन चेंज हो गया। लोगों ने अपने नेटवर्क में हॉस्पिटल्स ऐड करना शुरू कर दिया है। लोगों ने अपनी जो फैमिली हॉस्पिटल्स हैं उनको भी जोड़ा हुआ है अपने जो ग्रुप वाले हॉस्पिटल्स हैं। तो आप देखें तो काफी जो ग्रुप्स लिस्टेड हैं उसमें डॉक्टर शेयर होल्डर्स हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि उनको मिला के उनको शेयर्स दे दिए और उनको बोला कि आप फाउंडर प्रोमोटर लेवल के डॉक्टर्स हो या फिर आपकी शेयर होल्डिंग अच्छी है, तो आप शेयर से जब लिस्ट होगी तब शेयर्स पे पैसा बनाओगे और आपको कॉमन फ्रेमवर्क दिया जाएगा। उसमें यू विल बी एबल टू डू कॉस्ट कटिंग, क्योंकि हमने मशीनें जो इंपोर्ट करी हुई है बल्क में की हैं, तो आपका कॉस्ट कम हो जाएंगे वगैरह वगैरह। तो आई थिंक वो जो पिछले 10 साल से करीबन आई थिंक दिस शिफ्ट इज हैपनिंग एंड ऑर्गेनाइज हॉस्पिटल्स के लिए ये एक अच्छा है। दूसरा ये कि जो इंडिया में जो हमारी आदतें हैं या फिर हमारा जो खाना है वो एक तरह से नॉट इट्स नॉट वेरी हेल्दी। तो लोग जैसे जैसे इंडिया यंग से ओल्ड होती जाती है, तो ये जो बीमारियां हैं वो इंक्रीज होती हैं। लोगों के पास पैसे भी हैं, पहले वो घर पे दवा लिया करते थे, अब अस्पताल जाते हैं, तो वो वाला जो ट्रेंड है वो इंक्रीज हो गया। तो एक तरह से डिमांड हैज इंक्रीज एंड हॉस्पिटल्स हैव बिकम ऑर्गेनाइज्ड। तो दोनों चीजों के साथ ये जो स्पेस है अभी भी अंडर सर्व्ड है। जितने लोग हेल्थ केयर लेना चाहते हैं उतनी हॉस्पिटल्स में ना तो रूम्स हैं या फिर फैसिलिटीज भी नहीं है ओपीडी वगैरह की। तो आपको लंबी लंबी लाइनें अभी भी दिखती हैं, 10 दिन 15 दिन का वेटिंग पीरियड अच्छे डॉक्टर्स के लिए अभी भी दिखने को मिलता है। तो आई थिंक स्कोप यहाँ पे ज्यादा, जितनी हम बातें करते हैं लोगों से, हम कहते हैं कि देखो अभी 10 15 20% अगर बढ़ भी जाए तो फिर भी लाइनें कम नहीं होंगी। तो आई थिंक इस स्पेस में काफी मतलब लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। इसके अलावा जो बाहर से लोग आते हैं, क्योंकि इंडिया में रिलेटिवली हेल्थ केयर चीप है, तो टूरिज्म के लिए, मेडिकल टूरिज्म के लिए जो आगे तो वो अलग बात। और एक जो स्पेस है जो अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है वो डेंटल है। डेंटल अभी तक कोई मेजर ऑपरेटिंग प्ले नहीं आया है इवन इन दीज हॉस्पिटल्स। तो आई थिंक वो स्कोप्स हैं ग्रोथ के और एक्सपेंशन के भी। ओके दीपक जी, तो हेल्थ के स्पेस में आपको पोटेंशियल अभी भी नज़र आ रहा है, लेकिन बैंक्स पे अगर मैं पूछूं, आरबीआई की तरफ से तोहफा आया, रेपो रेट कटौती, उसके बाद सीआरआर में भी 1% की कटौती का तोहफा, लेकिन हालांकि कुछ दिन में हमें देखने को मिला मोमेंटम, फिर वो परसिस्ट करता हुआ नज़र नहीं आया। और जिस तरीके से पीएसयू बैंक से आप देख लीजिए, उस पर दबाव आज भी कायम है, 2% से ज़्यादा इंडेक्स आज के सत्र में लुढ़क गया। यहाँ पे आपकी राय क्या होगी? यहाँ एक्चुअली मुझे ये डर है कि आप आरबीआई कुछ भी करे कट करे, श्रेया जी, बैंक्स लेंडिंग नहीं कर रही हैं। तो जितना वो लोग डिपॉजिट के लिए ये कर रहे हैं कि आप डिपॉजिट डालिए, ये करिए वो करिए, और डिपॉजिट के रेट भी कम करके फिर भी मांग रही है डिपॉजिट्स।
पर लेंडिंग में अगर आप जाएं तो बैंक्स डर रही हैं बहुत, कोई भी वेदर इट इज रिटेल लोन्स, कॉर्पोरेट लोन्स, एमएसएमईज। और कॉर्पोरेट लोन्स में पहले ये चक्कर था कि अगर आप लोन दे रहे हो तो प्रोमोटर के को बोलोगे कि आप गारंटी दो। प्रोमोटर बड़े जैसे बड़े कंपनीज बड़ी होती जाती है, वो तो प्रोमोटर कहते हैं कि देखिए हमारी गारंटी की जरूरत है, आप बिजनेस पे लोन दो। जब बिजनेस का कोलैटरल लो, आप क्यों आप हमारी पर्सनल गारंटी क्यों ले रहे हो? लेकिन बैंक्स ने अपनी पुरानी आदतें अभी चेंज नहीं की। तो वो कॉर्पोरेट्स कह रहे हैं कि देखिए आप नहीं देंगे तो हम बॉन्ड मार्केट में चले जाएंगे। हम बॉन्ड मार्केट, जो बॉन्ड मार्केट में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स लिस्टिंग हो रही है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है कंपैरेटिवली लास्ट 3-4 साल में। और इसका फिर बैंकों में दबाव और बढ़ जाता है, क्योंकि अगर कॉर्पोरेट्स भी बॉन्ड मार्केट से बोरो कर रही हैं, वो रिटेल को लेंड नहीं करने देना चाह रही हैं, तो फिर आप अपने ऑपरेशन को कितना ही एफिशिएंट बनाओगे और प्रॉफिट्स को आप अगर 10% ही हुआ क्रेडिट ग्रोथ, तो आपका इवेंचुअली प्रॉफिट सिर्फ 10% ही ग्रो होना है। और आपको जो पी रेशियोज मिल रही हैं या पीबी रेशियोज मिल रही हैं वो इतनी ज्यादा ग्रोथ के लिए मिल रही हैं, और ग्रोथ नहीं आ रहा है अगर, तो आपको अपने मार्जिन को थोड़ा कम करके अपने टोटल ग्रोथ को बढ़ाना है। तो वो पार्ट अभी हुआ नहीं है। आई थिंक वो इवेंचुअली हो जाएगा। हमारी बैंकिंग सिस्टम काफी कॉम्पिटिटिव है, तो लेकिन अभी तक तो मतलब एक तरह से या तो कार्टेलाइजेशन कहिए या फिर बेसिकली कह रहे हैं कि देखिए हम खुश हैं इतने से ही, हम इसी में रहेंगे, वो वाली बात हो गई है। लेकिन बैंक्स को आगे बढ़ना पड़ेगा और अपने रेट्स को कम करने पड़ेंगे, और फिर आप जब क्रेडिट ग्रोथ देखोगे तब बैंक्स में वापस जान आएगी। आई थिंक थोड़े से बैंक्स में अभी भी मतलब ग्रोथ की क्षमता है, कुछ छोटे बैंक्स की, लेकिन इसमें पीएसयू ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं एसबीआई के बजाय। एसबीआई इज एक्चुअली वेरी एग्रेसिव, बट बाकी सारे जो बैंक्स हैं उतनी एग्रेसिव नहीं हो रही है लैंडिंग में। कि बहुत शुक्रिया दीपक जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ें तो 24,817 पर निफ्टी उसी रेंज में कामकाज करता रहा। थकाया मार्केट ने आज बहुत। बैंक निफ्टी में थोड़ा पेन परसिस्ट करता ही नजर आया, लेकिन निचले स्रोत से माइनस से रिकवरी दिखाने की कोशिश की और अभी भी आप देखें तो 227 अंकों की गिरावट के साथ क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। क्या करें वीरेंद्र जी, अब क्लोजिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी? जिस तरीके से मार्केट थका डाला इसने आज, तो बिल्कुल करना क्या श्रेया, अगर आप कैंडल्स को रीड करती हूँ, जरा डॉक्टर साहब प्लीज कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा। इसे कहते हैं इनडिसाइसिवनेस, इसे कहते हैं कोई निष्कर्ष पे ना आना, इसे कहते हैं न तेजी न मंदी। ये देखिए, ये देखिए, ऊपर की विक नीचे की विक देखिए, ऊपर की विक आज की नीचे की विक देखिए। मतलब बाजार खुद और एग्जैक्टली ये प्राइस जानती है क्या श्रेया? ये प्राइस है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निफ्टी का। ही हाई है 10 डे में, कल का भी 10 डे हाई था। तो बाजार खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा है अभी, और मैं शॉर्ट नहीं कर सकता श्रेया। क्यों नहीं कर सकता? मेरे पास फोर्स नहीं है, बाजार नीचे जाने को तैयार नहीं है। बाजार आज के पुट राइटर्स वीक थे, कॉल राइटर्स के कंपैरिजन में पुट राइटर्स का ओआई आधा था, बट स्टिल बाजार कोलैप्स नहीं हुआ। ये नीचे की तरफ बाइंग आ रही है, किसकी आ रही है? डीआईएस की बाइंग आ रही है। अब एफआईज पे सेलर नहीं है, और कॉल राइटर्स इतने स्ट्रांग है कि पूछिए मत। 25-1 24-9 पे सबसे स्ट्रांग कॉल राइटर है। तो मैं अगेंस्ट विंड अभी जाने की आपको वकालत नहीं करूंगा। मेरे ख्याल से अभी तो डे ट्रेड नहीं मिल रहा है, पोजीशन ट्रेड की बात क्या करेंगे? सो लेट मार्केट कोलैप्स, या तो हम 24,500 के नीचे कोलैप्स हों, या तो हम 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज तोड़े। लेटर से भी कौन सा कॉन्ट्रैक्ट इसको उठाइए, अब ये इसकी जरूरत नहीं है, 19 जून की जरूरत नहीं है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है अब, क्योंकि ऑलरेडी 3-10 हो चुके हैं। मुझे अगर देना है तो नेक्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिएगा प्लीज़। आइदर हम 25-100 के ऊपर निकलें या फिर 24,500 के नीचे स्टेप करें। ये जोन ना इवन इंट्राडे के लिए अच्छा नहीं है। और सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। 55,600 का मतलब क्या है? आज का इंट्राडे हाई प्रिसाइसली रहा 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, और आज का लो रहा एग्जैक्टली 20 डे। तो ट्रेड कोई नहीं रहा, मतलब ओवरनाइट आप कुछ कैरी नहीं कर सकते ऐसी जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच में। हाँ, दैट्स समथिंग डिफरेंट। अगर आपके पास पोर्टफोलियो है, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, तो आप उसको हेज कर सकते हैं पुट्स के जरिए। अदरवाइज आइसोलेशन में निफ्टी बैंक पे कोई ट्रेड नहीं है श्रेया। कोई ट्रेड कैरी नहीं करेंगे फिलहाल, आइसोलेशन में है मार्केट। और इस बीच हमारे साथ सहज भी जुड़ रहे हैं। सहज जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आज के लिहाज से बीटीएसटी एसटीबीटी क्या ट्रेड लेंगे? तो ऑनेस्टली सुबह से जो मार्केट का रुख है, आज इनफैक्ट थोड़ी सी पुट राइटिंग की एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिल रही है।
इन टर्म्स ऑफ ओपन इंटरेस्ट एडिशन एंड इन टर्म्स ऑफ द ऑप्शन प्राइसिंग का भी जो चेंज हमें सजेस्ट कर रहा है वो यही बता रहा है कि सुबह से पुट राइटिंग है, इसके लिए इतना नेगेटिव न्यूज और एशियन मार्केट्स भी सुबह नेगेटिव चल रहे थे, तब भी कहीं ना कहीं हमारा मार्केट टिका रहा है। इनफैक्ट ये हफ्ता जो एक्सपायरी आज खत्म हो रही है, इस हफ्ते में हमने 3 बार देखा है कि कॉल राइटर और पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस काफी फ्लिप करी है। ऑब्वियसली उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं ये बोल के कि जियोपॉलिटिकल न्यूज भी इतना एग्रेसिव चल रहा है। वीरेंद्र जी ने बहुत सही बताया कि कोई एग्रेसिव रुख नहीं देखने को मिल रहा है, बट क्योंकि हम ट्रेडिंग में है और कहीं ना कहीं डेटा के बेसिस पर हमको यदि कोई पोजीशन लेनी हो, तो मेरा ये मानना है कि आज का डेटा देख के, आज की एक्टिविटी देख के मैं 24,700 के सपोर्ट के साथ एक बार के लिए थोड़ा सा लॉन्ग लेने का रिस्क रखना चाहता हूं। और मेरा प्राइमरी फोकस ये है कि सुबह एक बार आपका आरएसआई ओवरसोल्ड हुआ था, वहां से बाउंस बैक दिया, प्लस आपका पुट राइटिंग आया। तो 2 पैरामीटर मुझे सजेस्ट कर रहे हैं टेक्निकल पैरामीटर्स के बेसिस पर कि आप एक बार के लिए थोड़ा लॉन्ग रिस्क ले सकते हैं। ऑब्वियसली मैं एक एग्रेसिव ट्रेड नहीं सजेस्ट करूंगा, बट यदि मुझे बायस लेना हो तो मैं यहां से लॉन्ग साइड का ट्रेड लूंगा। और नेक्स्ट वीक का यदि आप डेटा देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आपका 24,800 पुट में है और 25,000 कॉल में है। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी अपसाइड की पॉसिबिलिटी शॉर्ट टर्म में दिख रही है। नो डाउट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से रिस्क हाई है, बट यदि आप रिस्क डिफाइन करके ट्रेड लेते हैं तो फिर ये ध्यान फिलहाल के लिए हमें डेटा के बेसिस पर समझ में आ रहा है। ओके, शॉर्ट टर्म के लिहाज से लॉन्ग जा सकते हैं फिलहाल, ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। चलिए अब डीलिंग रूम चेक लेते हैं। बताइए दिन जी, डीलर्स किस पे लगा रहे हैं बेट? जी, तो 2 स्टॉक जो आज फोकस में, उनमें सबसे पहले JSW एनर्जी। काफ़ी सारे HNIs यहाँ पहले खरीदारी कर रहे थे, लेकिन आज मार्केट में जिस हिसाब से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, बहुत सारी पोजीशंस जो है आज अनवाइंड हो रही हैं। इनफैक्ट डीलर्स को लगता है ये STBT का ट्रेड कैरी किया जा सकता है 465-470 के लेवल्स के साथ। तो यहाँ से भी डीलर्स को लगता है कि 2 से 3% की डाउनसाइड हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें हिंदुस्तान जिंक, कुछ दिनों पहले यहाँ ब्लॉक डील हुई और ब्लॉक डील में जिस हिसाब से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, डीलर्स को लगता है यहाँ भी STBT की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। यहाँ भी डीलर्स को लगता है कि प्रेशर बन सकता है स्टॉक पे। 430 से लेकर 435 के टारगेट्स के लिए यहाँ वो जून फ्यूचर्स बेचने की सलाह दे रहे हैं। और आज ओपन इंटरेस्ट देखें तो 6% बढ़ा है और क्लियरली यहाँ फ्रेश शॉर्ट्स देखने को मिल रहे हैं आज भी। यदि बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए। और डीलिंग रूम में क्या चल रहा है, डॉक्टर साहब प्लीज़ मेरे कान में एक कॉल ड्रॉप की आवाज़ आ रही है, उसको रहिएगा। ट्रेड शुरू करते हैं यहाँ से, वो ट्रेड्स जो हम कल के लिए कैरी करेंगे। और मानस, क्या ट्रेड कैरी करेंगे आप? तो देखिए, विप्रो के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्ट्रेंथ तो काफी दिख रही है। मेरे ख्याल से कल यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर। तो विप्रो के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 265.50 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 263 का लगाना है और टारगेट 272 के सेट करना है। ओके, विप्रो के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय BTST के तौर पर आप देखें। डे हाई पे क्लोज होने की तैयारी, और विप्रो प्रशांत जी की पिक भी थी शुरुआती ट्रेड में। आप बताइए गाबा सर, गुड इवनिंग, क्या कैरी करेंगे आप? गुड इवनिंग। मैं सबसे पहले बताता हूँ आपको, एक दिन सेलिब्रेट नहीं करना, पूरा साल सेलिब्रेट करना। दैट इज सेलिब्रेशन। एक दिन में क्या होता है, कुछ नहीं। एनीवे, पूरा वीक सेलिब्रेट किया मैंने, आप पूरे साल भी करूंगी मानस जी। पूरा साल। स्टॉक का नाम है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर बढ़िया स्टॉक है, अच्छा अपमूव मिला है। लगता है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक अपमूव शुरू होना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 1089, स्टॉप होगा 1089 रुपए। नियर टर्म टारगेट 1110 पॉसिबल है। लगता है ब्रेकआउट मिलना चाहिए कल टाटा कंज्यूमर। ओके, टाटा कंज्यूमर इस वक्त का टॉप गेनर डेरिवेटिव्स में, और एक शानदार मूव 2.25% ऊपर। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इट्स अ रिवर्सल फ्रॉम 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। शिल्पा जी, आपका ट्रेड? जी वीरेंद्र जी, मैं आयशा मोटर्स के साथ ही जाना चाहूंगी। अभी भी डे हाई की तरफ ही ट्रेड कर रहा है, इसमें स्ट्रेंथ है। ये कल तक मुझे लगता है कि अच्छा खासा आपको 70-80 पॉइंट से टॉप मूव दिखाएगा ही, तो इसमें बने रहिए लॉन्ग। ओके, तो शिल्पा जी आयशा मोटर्स के साथ ही जा रही हैं। प्रशांत जी, आप बताइए, आप क्या कैरी करें, BTST या STBT? श्रेया, आई गो विथ BTST। यहाँ पे बिरला सॉफ्ट अगर हम देखें, मुझे लग रहा है 20 दिनों के एवरेज पे एक डिसेंट डिप आई है, और मैं इसको बाय करना चाहूंगा। करीबन 415 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जो आज का लो बना है वो 410, तो मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 408 पे। 408 स्पॉट लेवल। यहाँ से जो टारगेट होगा मेरा, वो होगा करीबन 430 से लेके 435, 430,
435। ओके सौमिल, आपका ट्रेड फ्राइडे मॉर्निंग के लिए सबसे अच्छा कथन यही है, फ्राइडे मॉर्निंग के लिए, है ना? ये झिलाऊ हफ्ता बीत गया, यही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, फ्राइडे सबसे बेस्ट डे होता है। मेरा स्टॉक होगा भारती एयरटेल। भारती एयरटेल कुछ समय से कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है कि अब ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटेगा। 20-40 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर हाई टॉप हाई बॉटम बनना शुरू हुआ है। स्टॉप लॉस होगा 1840 और टारगेट होगा 1950। भारतीय एयरटेल में खरीदारी की राय फिलहाल। और वीरेंद्र जी, सच कहूँ तो मुझे आज ही लग रहा है कि फ्राइडे फीलिंग आ रही थी, काश नहीं, ऐसा कुछ आज नहीं, ही फ्राइडे कल है, होता फ्राइडे और कल कल है। सैटरडे संडे होता। नहीं, वो आप बात करके डेफिनेटली कल छुट्टी ले सकते हैं। आई थिंक वो अधिकार आपके पास है, एक दिन आपका होता है, डेफिनेटली आप ऑफ ले सकती हैं, लेकिन हमें तो कल आना है। बट क्या होता है ना, बाजार में स्विंग रहे, स्टॉक स्पेसिफिक स्विंग रहे, इंडेक्स स्पेसिफिक स्विंग रहे तो अच्छा लगता है। अब ना यहाँ पे इंडेक्स हिल रहा है और आप देखिए जो चीज़ कुछ सबसे हो ही कल नहीं रहा कमजोर मार्केट थी में, वो आज सही बात सबसे स्ट्रांग है। टाटा कंज्यूमर को ले लीजिए, क्यों प्रकाश सर? इस बाजार में पैसा जाता है आने की वजह, है ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए। चलिए, एक और ट्रेड सहज बच जी रही है की। सहज जी हाँ। की। हाँ सहज जी, बताइए आप क्या कैरी करेंगे फ्राइडे मॉर्निंग के लिए? जी, इनफैक्ट आप लोग अभी हेल्थ केयर की बात कर रहे थे तो अपोलो हॉस्पिटल्स काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ पे उसने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया है, तो 6890 के स्टॉप लॉस के साथ मैं इस ट्रेड को कैरी करना चाहूंगा। और मेरे हिसाब से इमीडिएट बेसिस पर 7300 और वैसे अराउंड 7490 का टारगेट लग रहा है स्टॉक का। तो अपोलो हॉस्पिटल्स का सेटअप अच्छा है। ओके, अपोलो हॉस्पिटल, ये सस्ता ऑप्शन के लिए शिल्पा जी की पे भी थी, यहाँ पे भी खरीदारी की राय तो कैरी कर सकते हैं आप। एक बार ट्रेंड भी डिस्कस कर लेते हैं और ट्रेंड का चार्ट रखें स्क्रीन पर। हालांकि हाई साइड से आज फिसला है लेकिन उतनी गिरावट देखने को नहीं मिली। कल शानदार मोमेंटम था स्टॉक पर और एक के बाद एक ब्रोकरेजेस रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, सभी से आउट परफॉर्मेंस की कॉल। और जिस तरीके से स्टोर एक्सपेंशन को लेकर कंपनी काम कर रही है, साथ ही टेक्नोलॉजीज का भी सहारा ले रही है, तो ट्रेंड फोकस में है। अब बताइए प्रशांत जी, आपसे जानना चाहूँगी, ट्रेंड में जिस तरीके से गिरावट हमें देखने को मिली थी, फिर एक रिवाइवल, अब ये रिवाइवल कब तक कायम रह सकता है? कैसे लग रहा है आपको चार्ट्स पे पर्टिकुलर काउंटर? तो यहाँ पे श्रेया, आज जो हाई बना हुआ है 5800 का, ये एक अहम लेवल है क्योंकि यहाँ पे एक गैप भी नजर आएगा करीबन 11 जून के आसपास। सो मेरे लिए नजरिया ये होगा कि अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है वो ट्रेल करें करीबन 5680 85, 568085। फ्रेश लॉन्ग्स मोमेंटम के साथ ही आने चाहिए 5800 के ऊपर क्लोज होने के बाद। तो फिलहाल इस लेवल पे मैं फ्रेश लॉन्ग्स अवॉइड करूंगा, सिर्फ ट्रेल करना चाहूंगा। ओके, ट्रेंड, ये आपका व्यू है ट्रेंड पे। अब एक काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं, जरा डेरिवेटिव बैन की लिस्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स बैन में हैं, लेकिन कौन आ सकता है बाहर, कौन अंदर जा सकता है, कहाँ पे जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट्स हैं वो हिट कर चुकी हैं, उसको देखते हैं एक बार। देखिए, वादा बहन से बाहर आ सकते हैं CDSL, मणिपुरम फाइनेंस, चंबल फर्टिलाइजर्स और बिरला सॉफ्टवेयर। अब ये देखिए, जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट्स हैं वो रिड्यूस होकर 81, 81, 80 और 79 के आसपास आ चुके हैं। तो वो जो लिस्ट बहुत लंबी थी, कल तक मेरे ख्याल से 9 थे, अब सीधे सीधे 4 कम हो जाएंगे। अब आते हैं जरा, यही है ना डाटा सब, एग्जिट ही है ना सिर्फ वहाँ पे, हाँ ठीक है। अब आते हैं जरा डेरिवेटिव्स की पोजीशनिंग को देखते हैं कि लॉन्ग शॉर्ट कैसा रहा आज। लॉन्ग जनाब अभाव है, एंड स्पेशली जब हम अब सप्ताह अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, लॉन्ग्स को कैरी या फिर इनिशिएट करने का या फिर 2-3 दिन की जो प्रोस्पेक्टिव से ट्रेड आते हैं वो क्लियरली बाजार में नहीं है। हम इस क्लोजिंग में खुद जूझ रहे थे स्टॉक्स निकालने में। शॉर्ट कवरिंग 23 में, शॉर्ट 52 में शॉर्ट के स्कोप मिल रहे हैं। लुक एट लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये सजेस्ट करती है, ये फीलिंग जिसे कहते हैं ना, चल यार इसे काट लेते हैं, अभी देखी जाएगी, जब क्लैरिटी आएगी तब री एंट्री मारेंगे। ये सिंपली अगर आप देखें बाजार में कन्विक्शन का अभाव है। आज झुकाव था आयशर मोटर्स की तरफ, टॉप OI गेनर एंड लॉन्ग बिल्डअप और स्ट्रॉन्ग मतलब लॉन्ग साइड पे। बाकी विप्रो, अपोलो हॉस्पिटल्स, JSW स्टील एंड ग्रासिम, यहाँ पे आज लॉन्ग क्रिएट हुए। अगली स्लाइड आएगी शॉर्ट कवरिंग की, इसमें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इट्स अ क्लासिकल रिवर्सल फ्रॉम 200-day एक्सपोजिशन, M&M, बायोकॉन, कोटक महिंद्रा बैंक अच्छा था आज। चार्टिकली नो डाउट अबाउट दैट, मतलब 2150 की ट्रैजेक्टरी में था। बाकी शॉर्ट बिल्डर वेदांत था, आरविनल, LIC हाउसिंग फाइनेंस, SBI कार्ड्स और हिंदुस्तान जिंक। और जहाँ पे प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए, आइए उनको देखते हैं, वो कौन से स्टॉक थे। सैंट मिड कैप IT में,
एक रिपोर्ट आई दैट समथिंग डिफरेंट बट इट वाज अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। अदानी टोटल गैस, वरुण बेवरेजेस वीक था, जेएसडब्ल्यू एनर्जी वीक था, इरडा वीक था, बाकी ठीक है, लेकिन आज प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की जो टेंडेंसी है वो नज़र आई। सहज मिड कैप आईटी में स्ट्रक्चर्स अच्छे थे, मिड कैप आईटी का या फिर आईटी का सूरत हाल काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। ये एक रिपोर्ट और एक दिन का शायद माइट भी इम्पैक्ट था। थोड़ा रिट्रेसमेंट मिले तो आप निफ्टी आईटी में या फिर आईटी स्टॉक्स में या फिर मिड कैप आईटी में कहाँ एंट्री मारना चाहेंगे इस वक्त? जी, आई थिंक वीरेंद्र जी, आपने बहुत ही एक बेहतरीन वैल्यू और मोमेंटम का कॉम्बिनेशन वाला सेक्टर आइडेंटिफाई किया है। हाल फिलहाल में 1-2 दिन में थोड़ा सा करेक्शन आया है, बट मुझे लग रहा है यदि आप लार्जर स्ट्रक्चर देखेंगे तो आईटी ऐसा एक सेक्टर है जिसने ओवरऑल मार्केट की रैली में उतना परफॉर्मेंस नहीं दिया है, और पिछले 3-4 दिनों से हमें वहां पे थोड़ा सा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से आईटी इज वेरी वेल प्लेस्ड फ्रॉम द रिस्क पर्सपेक्टिव। वहां पे आपका रिलेटिव रिस्क काफी कम है। आप इसमें ट्रेडिंग एज वेल एज पोजिशनल पर्सपेक्टिव से भी ध्यान लगा के देख सकते हैं। इसमें मुझे इन्फोसिस काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है अभी। इसका एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आया है डेली चार्ट्स पे, तो मुझे लग रहा है 1585 के सपोर्ट के साथ इस पे लॉन्ग हम जा सकते हैं, और ऊपर की तरफ में यदि थोड़ा सा भी मोमेंटम का सपोर्ट मिल जाए तो आई थिंक ये 1675-1700 तक जाने की क्षमता रखता है। तो इन्फोसिस इज वेरी वेल प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू एंड मोमेंटम सेटअप, और इसमें हमें चार्ट पे थोड़ा सा एक ब्रेकआउट का सेटअप भी दिखा है। ओके, इन्फोसिस पसंद आ रहा है सहज जी को आईटी स्पेस से, और ब्रोकरेज की भी माने तो लार्ज कैप स्टॉक में इन्फोसिस उनकी पिक रही है। कुछ काउंटर्स के बाद जहां पर पेन ज़्यादा परसिस्ट करता हुआ और क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है डेलो के आसपास। साइंट आई 5% टूटा। अडानी टोटल की हम बात कर रहे थे। जेएसडब्ल्यू एनर्जी डीलर्स रूम के रडार पर यहाँ पर बिकवाली की राय आती हुई। वरुण बेवरेजेस एक बार रखते हैं चार्ट्स पर, 4.5% से ज़्यादा की बिकवाली यहाँ पर भी आई है। एफएमसीजी स्पेस में अगर आप देखें कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जहां पर अच्छी तेज़ी, और टाटा कंज्यूमर सुझाया गाबा सर ने बीटीएसटी के तौर पर, वही वरुण बेवरेजेस बहुत यहाँ पर पेन परसिस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। गाबा सर, वरुण बेवरेजेस का चार्ट देखिए एक बार, क्या यहाँ पे इंडिकेशन मिलते नजर आ रहे हैं? ये स्टॉक क्यों गिर रहा है? ब्रेकडाउन, बिल्कुल ब्रेकडाउन है। गैप डाउन मिला, उसके बाद गिरावट है, कोई ट्रेंड नजर नहीं आती। इसको कह सकते हैं रनिंग करेक्शन भी ऑन हायर टाइम फ्रेम, और भी लोअर लेवल देखेंगे। हाँ, पिछले हमने कुछ महीनों में हमने देखा है लो करीब 420 का, लगता है उसको भी टेस्ट कर सकता है तो वीक। किसी को शॉर्ट करना है शॉर्ट कर सकते हैं, 455 का स्टॉप लगाई, पॉसिबल डाउन मूव है वरुण बेवरेजेस। पॉसिबल डाउन मूव है। वरुण बेवरेजेस बहुत वीक है, आई मीन सबसे वीक स्ट्रक्चर। अच्छा, बीएससी भी आज स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाया, और परसों के इशू के बाद, परसों की जब इनको एक्सपायरी थर्सडे की मिल चुकी है, तो आज इसने अटैम्प्ट जो कल 20 डेमा का था वो आज भी 20 डेमा का ही हाई रहा, उसको कन्वर्ट नहीं कर पाया। और क्रैक होने वाले स्टॉक्स में मैं बहुत सारे स्टॉक्स को ऐसे उल्लेख कर रहा था सुबह सुबह जहाँ पे क्रैक आ रहे हैं। उसमें ज़रा देखिए एक बार एसबीआई कार्ड्स। शिल्पा जी, ये छोटा मोटा नहीं, एक बड़ा रिवर्सल है जिसमें आप एक एक दिन में 2-2, 3-3 एवरेज बाइसेक्ट कर रहे हैं, आप 20 डेमा तोड़ रहे हैं। और मैं ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसने अब तक समहाउ, अगर आप सिर्फ एक उस 7 अप्रैल के सेशन को छोड़ दें, तो एटलीस्ट इस CY25 में इतने बड़े फॉल्स और इतनी बड़ी गिरावट जो है वो 50 डेमा पे आके तो अरेस्ट हो गई हैं। आपका व्यू क्या बन रहा है? अगर किसी के पास एसबीआई कार्ड्स है लोग, क्या करना चाहिए? रीजनेबल स्टॉप लॉस, और कैसे मैनेज करें अपने ट्रेड को? विजेंद्र जी, अगर आप देखेंगे तो वीकली बेसिस में भी इसमें अभी एक हम लोग देख रहे हैं कि बड़ा सा सेल ऑफ दिख रहा है, जहां पे अगर ये 920 के नीचे क्लोज हो जाता है तो इसमें आपको और डाउनसाइड टूवर्ड्स 830 भी आते हुए मिलेगा। तो यहाँ पे अगर किसी के पास है तो अभी के लिए आपका बस वो ट्रेलिंग या आपका जो इमीडिएट स्टॉप लॉस वो 920 होना चाहिए। इसके नीचे क्लोज होते ही आपको एग्जिट लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें उसके बाद इंटेंसिफाई हो जाएगा डाउनफॉल, और लेवल्स ऑफ 830 भी आ सकते हैं। जहाँ इस बीच अगर आप देखिए महत्वपूर्ण खबर आ रही है, और देखिए शायद HDFC बैंक के 25 से 27 जून को खुलेगा HDB फाइनेंशियल्स का IPO। ये महत्वपूर्ण बात है, और मेरे ख्याल से कोई फंडामेंटल विशेषज्ञ नहीं है इस वक्त इस कार्यक्रम में, तो मैं एक आउटलुक जरूर लेता, लेकिन महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर ये। अच्छा, एक काम करते हैं, क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, क्लोजिंग की तरफ आते आते हम एक बार फिर से मॉर्निंग लोस को रिविजिट करने की तैयारी करते हुए, तो बाजार थोड़ा सा मुझे क्लोजिंग के वक्त जो है ना वो सरेंडर करने के मोड में नज़र आ रहा है। और एक बात याद रखिएगा,
ये 730 750 हमारे लिए क्रिटिकल है, क्योंकि इस जोन को तोड़ने के बाद ही हम मंडे को एक ऐसे फेज में गए थे जब हम ऑलमोस्ट 25,000 तक का सफ़र तय फिर करके आए। तो हम उस जोन को सरेंडर कर रहे हैं, और जिन जिन स्टॉक्स में वीकनेस बढ़ रही है, SBI का आज से, LIC हाउसिंग फाइनेंस हो गया, हिंदुस्तान कॉपर, और जो रेलवे स्टॉक्स में मोमेंटम आ रहा था वो कोलैप्स हुआ। जस्ट फॉर इंस्टेंस ऑफ आई थिंक RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड, क्या कोलैप्स है इसमें भी। आज सीरियस प्रॉफिट टेकिंग है। 10-20 का पॉजिटिव नेगेटिव क्रॉस ओवर, स्लिप बिलो 200 डे 150 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। रेलवे स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग है। और सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ जो हमने आई थिंक इस पैनल में काफ़ी बार बातचीत की थी, आज ये भी टूटा, कंप्लीट कोलैप्स था। वरुण बेवरेजेस का जिक्र काफ़ी हो चुका है। NBCC, लुक एट NBCC, एक पॉसिबली लास्ट स्टॉक है। सौमिल, NBCC अभी एग्जिट करना चाहिए अगर किसी के पास हो तो, क्योंकि अब वाइल्ड कैंडल्स विजिबल हैं। फॉर अ पोजिशनल ट्रेड NBCC मुझे अभी भी ठीक लग रहा है। फॉर अ शॉर्ट टर्म डेफिनेटली यहाँ पे सेल ऑफ है, लेकिन मुझे लगता है कि 110 108 के आसपास बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। जो रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट हो चुका है। 130 के लेवल से नीचे में 110 तक गया है, तो यहाँ पे पोजिशनली डेफिनेटली वेरी गुड बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। इन द शॉर्ट टर्म डेफिनेटली देयर विल बी अ सेल ऑफ टिल 110 108 लेवल्स। ओके, NBCC बाय ऑन डिप्स की रणनीति फिलहाल यहाँ पे अपनाएं। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, और क्लोज कुछ खास हुआ नहीं। 45 अंकों की गिरावट के साथ 24,765 के लेवल पर क्लोज होने की तैयारी। निफ्टी, बैंक निफ्टी 107 अंकों की माफ कीजिएगा 312 अंकों की गिरावट के साथ 55,510 के लेवल पर क्लोजिंग कैसे रही, समझते हैं बिग वॉल पर वीरेंद्र जी से। चलिए अब एक काम करते हैं, क्लोजिंग को समझते हैं श्रेया। और निफ्टी आपकी स्क्रीन पे टुवर्ड्स क्लोज डीलों की तरफ बढ़ता हुआ। और निफ्टी के परिप्रेक्ष्य में एक बात जो ख़राब है वो ये कि हम फाइनली जाते जाते आज 2 एवरेजेस को सरेंडर करके जा रहे हैं। कल हमने आखिरी के 20 मिनटों की रिकवरी में 20 डेमा को रीगेन किया था, बट कल भी एक चीज़ नेगेटिव थी, वो थी वाइल्ड हायर शेडो, यानी प्राइस ऊपर नहीं टिका। आज का हाई 10, और आज हम 20 डेमा को सरेंडर करके जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से हमने लास्ट शुक्रवार को सरेंडर किया था जब वो खबर आई थी, उसके बाद आज फिर सरेंडर करते हुए। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक भी आज 20 डेमा को, यानी दोनों इंडस्ट्रीज, बेंचमार्क इंडस्ट्रीज जो हैं वो अपने एक शॉर्ट टर्म क्रिटिकल एवरेज को, जिसके बाद शायद थोड़ा सा मोमेंटम जो है वो हर्ट होता है, उसको तोड़ रहे हैं। बट याद रखिएगा अभी 24,500 बाकी है। दैट्स आई थिंक पुट राइटर्स जोन। एडवांस डिक्लाइन रेशो काफ़ी ख़राब था। डिक्लाइंस 2207। जब अमूमन मिड कैप स्मॉल कैप में पेन होता है तो कुछ ऐसे सूट तैयार होता है। मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पे 0.2%। आई मीन आप ब्रेथ को देखिए, इसने कितना ख़राब किया, 1000 अंक नीचे। तो वाकई अगर आप देखें पेन था आज। और निफ्टी IT और एक रिपोर्ट ने आज अगर आप देखें यहाँ पे आके सेंटिमेंट बिगाड़ा। हालांकि एक बात इसमें बिल्कुल क्लियर है कि कल हमें जो नैस्डैक से क्यूज़ मिले और जिस प्रकार से जो डाउ फ्यूचर्स हैं वो सिंक हो रहे हैं, तो IT ऐसे में कोई दमखम दिखा पाता, इट वॉज स्लाइटली डिफिकल्ट, ये थोड़ा सा मुश्किल था। बाकी कुछ ब्रेकडाउन केसेस थे आज, और ब्रेकडाउन केसेस में आज रेलवे कोलैप्स हुआ, आज मिड कैप IT कोलैप्स हुआ, FMCG के कुछ कैंडिडेट्स कोलैप्स हुए, और बहुत ही एग्रेसिव स्टॉक्स में अगर आप देखें तो आज SBI कार्ड्स कोलैप्स हुआ। और एक बार जरा प्लीज़ लेके आइएगा HDFC बैंक टुवर्ड्स क्लोज, इसको देखते हैं। HDFC बैंक आपकी स्क्रीन पे 1934। एक वो जो कार्यक्रम की शुरुआत में आशीष बात कर रहे थे ना, आशीष चतुर्वेदी जी, जिसे कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ, बाजार क्या कर रहा है उसके अनुपात में एक स्टॉक जो नहीं गिरने को तैयार है, इट्स एक्चुअली अ इंडिकेटर ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ। यानी आप में मजबूती है, आप आज डिलीवर नहीं कर रहे हैं, बट शायद जब बाजार स्थिर हो तो शायद आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिलीवरी दें। Tata Consumer, it's a dead cat bounce definitely, और it's a pullback from 200-day exponential average। आयशा मोटर्स में स्ट्रेंथ थी, आज ऑटो में स्ट्रेंथ थी, M&M में स्ट्रेंथ थी, विप्रो टाइटन और अपोलो हॉस्पिटल्स ऑफ ट्रेडिंग। बैक फुट अदानी पोस्ट पे फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस और टेक महिंद्रा, अदानी इंटरप्राइजेस और इंडसइंड बैंक। मार्केट शट लगभग 24,742 पे निफ्टी, करीब के 0.28% नीचे, और करीब के 38,605 पे निफ्टी IT, और 55,497 पे 0.5% नीचे। श्रेया कोई बात नहीं, हरे से नहीं लाल से काम चलाइए, क्या दिक्कत की बात है ना? बिल्कुल, तो लाल निशान पे ही बाजार बंद हुआ, फ्लैट निफ्टी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि फ्राइडे अब क्या मूव आता है, और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र फ्राइडे आप कहते हैं मंडे क्या मूव आता है, फ्राइडे नहीं फ्राइडे। बट इस क्लोज में एक अच्छी बात है, इस क्लोज में एक अच्छी बात है कि अभी शुक्रवार बाकी है ना? हाँ,
और शुक्रवार आ गया, ये अच्छी बात है। तो आ ये गया, पूरा का ये भी पूरा अच्छी बात है, और शुक्रवार पूरा का शुक्र पूरा करके बीते, ये भी हम कामना कर रहे हैं। हाँ, शुक्र है शुक्रवार आ गया। चलिए, आपसे पूरा पैनल मुलाकात करेगा कल सुबह मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद 8 बजे मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।